अध्याय 116। दूरी एफटीएल ड्राइव। साइकिलिंग समाप्त होने से पहले लगभग 10 मिनट शेष थी। समुद्री डाकू पहले से ही अपने शिकार को स्थिर करने के करीब आ गए थे। हालांकि इस बात से अनजान थे कि बाराकुडा स्टार सिस्टम पर पहुंचने के बाद केवल 2 घंटे में कूदने में सक्षम था। उनकी निरंतर आक्रामकता ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये समुद्री डाकू खून के लिए बाहर थे। समय बीतने के साथ प्रकाश यंत्रों को अपने शिकार से दूरी कम करने की अनुमति मिल गई। उनके उपकरण अत्यधिक गर्म होने के कगार पर थे, लेकिन उनके पायलटों ने सीमा के नीचे रहने के लिए पर्याप्त नियंत्रण रखा। उनकी भयानक सटीकता में अब काफी सुधार हुआ है, क्योंकि उनका लक्ष्य उनकी लक्ष्यीकरण स्क्रीन पर बड़ा हो गया है। आप अकेले पायलट नहीं हैं जिन्हें इस जहाज से लाभ हुआ है। डायट्रिक एक केंद्रित गुराहट के साथ बुदबुदाया। मैंने आप लोगों से बहुत सारी बकवास ली है। यह चुकाने का समय है। डिट्रिच हवाई युद्धाभ्यास और निशानेबाजी दोनों में माहिर था। बैलिस्टिक राइफल से लैस होकर उन्होंने मध्यम दूरी से दुश्मन के हथियारों को मार गिराने में महारत हासिल की। अब जब उसके मुख्य लक्ष्य उसकी इष्टतम सीमा के करीब पहुंच गए, तो वे अंततः चोट को दूर कर सका। उस पर ध्यान न देने की कमी का फायदा उठाते हुए डिट्रिच ने अपना समय लिया और निकटतम प्रकाश व्यवस्था पर निशाना साधा। उन्होंने शांतिपूर्वक अपने शॉट्स को पंक्तिबद्ध किया और लगातार 3 गतिज स्लग जारी किए। उनका उद्देश्य सत्य रहा। पहले गतिज स्लग ने लाइट में की बाह पर नजर डाली, जिससे कवच चढ़ाना का एक अच्छा हिस्सा अलग हो गया। अगला चक्कर मेक के सिर के पास से गुजरा, जिससे वह पूरी तरह से गायब हो गया। तीसरा गलती से राइफल के स्टॉक से टकरा गया, जिससे अभी भी प्रतिक्रिया कर रहे मेक के हाथ से हथियार फट गया। हथियार असहाय रूप से गहरे अंतरिक्ष में उड़ गया, जिससे हल्के बख्तरबंद जहाज के पास लड़ाई जारी रखने का कोई साधन नहीं रह गया। हैरियर की तरह वजन बचाने के लिए समुद्री डाकू में के पास केवल एक मुख्य हथियार था। अपनी स्थिति को महसूस करते हुए निहत्थे में का पायलट पीछे हट गया और पीछे से आ रही दूसरी लहर में शामिल होने की कोशिश की। वह पीछा फिर से शुरू करने के लिए अपने साथियों से एक अतिरिक्त हथियार उधार लेना चाहता था। 2 नीचे 3 जाने को। अचानक हुए हमले से बाकी लाइट मशीन स्तब्ध रह गईं। अपने हमलों को हैरियर पर केंद्रित करने से पहले वे कुछ सेकंड के लिए झिझके। उनकी नजर में बिना दांत वाला बाराकुडा एक बैठा हुआ बतख था, जिसे वे अपने फुर्सत में मार सकते थे। वेस ने डायट्रिच के प्रदर्शन की उत्साहपूर्वक प्रशंसा की। आप जो भी कर रहे हैं उसे जारी रखें। थ्रस्टर्स की अखंडता एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है। वे गर्मी के प्रति प्रतिरोधी हैं, इसलिए लेजर उन्हें अधिक परेशान नहीं करते हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी और गोले नहीं ले सकते हैं। मुझे उन्हें कब तक रोकना होगा? 7 मिनट। हम लगभग घर पर हैं। वे 7 मिनट कठिन संघर्ष वाले थे। डिट्रिच ने 3 मेचों के साथ द्वंद्व युद्ध किया। अपनी हालिया पुनः आपूर्ति के कारण उन्होंने बार में शराब पीकर शराब पी रहे एक शराबी की तरह उदारतापूर्वक अपनी पत्रिकाएं खाली कर दीं। पहले उन्हें अपने शॉट्स को लाइन अप करने के लिए अपना समय लेना पड़ता था, अब और नहीं। उसने अपने लक्ष्य को प्रक्षेपयों के एक अपरिहार्य जाल में बांट दिया। चाहे वह अभागा समुद्री डाकू कहीं भी चकमा दे, वह बच नहीं सका। यह उनका श्रेय है कि लाइट में के पायलट ने चारों ओर घूमकर उसके अपेक्षाकृत बेकार पैरों को प्रभाव झेलने दिया। डायट्रिच ने समुद्री डाकू के क्षणिक निर्णय लेने की सराहना की, भले ही उसे एहसास हुआ कि वह एक कठिन कुकी से निपट रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरकार छोड़ दूंगा। अभी के लिए उसे खतरे के यथासंभव स्रोतों को हटाना था। यहाँ तक कि जब उसकी मशीन तेजी से आने वाले सटीक शॉट्स से हिल रही थी, तब भी उसने अपने हैरियर पर भरोसा किया। उसके सामने हल्की रोशनी वाली मशीन के विपरीत
उसकी मशीन वास्तविक कवच का दावा करती थी। इसके विपरीत उनके तत्काल विरोधियों ने कवच और गोलाबारी दोनों की कीमत पर गति पर जोर दिया। उनकी बैलिस्टिक राइफलों ने उनके अपने हथियार द्वारा छोड़े गए केवल किशोर संस्करणों को ही गोली मारी। संख्या में कम होने के बावजूद डिट्रिच ने अपने फायदे का इतने प्रभावशाली तरीके से लाभ उठाया कि शेष हल्के खिलाड़ियों को कोई मौका नहीं मिला। उन मक्खियों की तरह जिनका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, डिट्रिच ने केवल थोड़े से प्रयास से उन्हें विवाद से बाहर कर दिया। इसमें बड़ी मात्रा में गतिज स्लग लगे, लेकिन उसने उनमें से 2 की उड़ान प्रणालियों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। बचे हुए समुद्री डाकू ने अकेले खड़े होने पर निर्णायक रूप से हार मान ली और अपने साथियों के साथ शामिल होने के लिए पीछे हट गया। हाँ, भाग जाओ कायर, डायट्रिच चिल्लाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने समुद्री डाकुओं को सफलतापूर्वक हराया और अपने दोस्त के जहाज को निश्चित विनाश से बचाया। वे 5 के साथ आए लेकिन कोई भी अंत तक नहीं पहुंच पाया। मैं सबसे अच्छा हूं। एस्ट्रल वोल्व्स ने स्पष्ट रूप से हार नहीं मानी थी। उन्होंने केवल नजदीकी सीमा पर मेक फेंकना बंद कर दिया जहां हैरियर के पास सभी फायदे थे। अत्यंत दूर के मध्यम यांत्रिकी से लगातार लेजर फायर कभी बंद नहीं हुआ, जबकि बाराकोडा को बहुत अधिक गर्मी सहने के लिए मनाया गया था। उसके पतवार में दरारें जहाज के लिए अच्छी नहीं थीं। जहाज पर वापस जाओ। वेस ने डायट्रिच की ऊंचाई को तोड़ते हुए पुल से कमान संभाली। हम 2 मिनट में बाहर निकल रहे हैं, रोजर। वह अब जब डिट्रिच पलटा तो उसने अंततः देखा कि वे इस बाधा को पार करने के कितने करीब आ गए हैं। लाइट मशीन ने पिछले हिस्से पर 1 नंबर बनाया था। उनके हल्के प्रक्षेप्य भले ही प्रहार न कर सकें, लेकिन एक जहाज जितने बड़े लक्ष्य के विरुद्ध उन्होंने हजारों मधुमक्खियों के झुंड की तरह कवच को चबा डाला। प्लेटिंग में इतने सारे गड्ढे और छेद हो गए थे कि यह भंजर चंद्रमा की सतह जैसा दिखता था। क्या जहाज अभी भी काम कर रहा है? उसने बिना सोचे समझे सवाल किया और उसने जल्दी से अपनी मशीन खुली हुई हैच के अंदर घुसा दी। जिसने भी अर्कॉन क्लास को डिजाइन किया है वह बहुत श्रेय का पात्र है। उन्होंने एक सरल बफर लेआउट शामिल किया है जो कवच बेल्ट से परे होने वाली किसी भी क्षति को कम करता है। थ्रस्टर्स के अलावा हमारी सभी महत्वपूर्ण प्रणालियां बरकरार हैं। थ्रस्टर्स को गंभीर क्षति हुई थी, लेकिन जब वेस ने A30L ड्राइव को स्पूल किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। साइकिल खत्म करने के तुरंत बाद ड्राइव चालू करने से उसका हार्डवेयर खराब हो गया, लेकिन अभी किसी ने रखरखाव की समस्याओं की परवाह नहीं की। समुद्री डाकू जहाजों ने अपने शिकार से निकलने वाले अनोखे उतार चढ़ाव का पता लगाया। नपुंसक क्रोध के कारण एस्ट्रल वोल्व्स के पास कारवेट को भागने से रोकने का कोई साधन नहीं था। एक घूमते जोश के साथ जहाज अस्तित्व की एक पूरी तरह से अलग शैली में परिवर्तित हो गया। बाराकोडा ने अंततः अपनी सर्वोच्च सतर्क स्थिति को छोड़ दिया। सभी प्रकार के मरम्मत करने वाले जहाज अपने छिद्रों से बाहर निकले और जहाज को जो भी आंतरिक क्षति हुई उसे ठीक कर दिया। जैसे ही डिट्रिच ने धीरे धीरे अपनी खराब मशीन को बंद किया, हवा कार्गो बे के अंदर लौट आई। पिछली लड़ाई में एक सपाट युद्ध मुद्रा बनाए रखने के कारण हैरियर के पैरों ने आने वाली अधिकांश आग को रोक दिया था। क्षति इतनी गंभीर थी कि मानक गुरुत्वाकर्षण स्थितियों के तहत मेक अब अपने 2 पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। कोई अन्य विकल्प न होने पर डिट्रिच ने अजीब तरीके से मेक को बैठने की स्थिति में गिरा दिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि डेक पर बंधे बक्सों से टकराने से बचा जाए। कॉकपिट से बाहर निकलने पर उनकी मुलाकात वेस से हुई। उनके पूरे शरीर में पसीना भर गया था, हालांकि उनके पायलट सूट ने अधिकांश नमी सोख ली थी। हार के जबड़े से जीत छीनने जैसा कुछ नहीं था। आपने अच्छा संघर्ष किया।
वेस ने उसे तब भी बधाई दी जब वह अपने हैरियर की दयनीय स्थिति को देख रहा था। हमें बिलों का भुगतान करना होगा, लेकिन हम सब कुछ खो सकते थे। वेस: हाँ डिट्रिच, तुम मुझ पर एक मेक बकाया हो। अरे, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने आपको इस यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। वेस ने तुरंत अपनी हथेलियां ऊपर उठाकर जवाब दिया, मैं आपकी मरम्मत की लागत वहन करूंगा, लेकिन मैं आपको नई मशीन उपहार में देने की स्थिति में नहीं हूं। इसके अलावा मैं इस समय राइफलमैन मेक डिजाइन करने में सक्षम नहीं हूं। अच्छा, मुझे अपनी मशीन ठीक करने के लिए आपके पैसों की जरूरत नहीं है। एक बार जब मैं अपने पिता को परित्यक्त बेस पर भेज दूंगा तो मैं आसानी से लागत वहन कर सकता हूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए एक मेक बनाएं। मैं इसके लिए इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप डिलीवरी करें। यह मत भूलिए कि आपके अरबों जहाज को किसने बचाया। गोरे मैकपायलट के पास एक बात थी। अंततः वेस ने साधन मिलने पर उसके लिए एक मशीन तैयार करने का वादा किया। यदि डायट्रिच के गिरोह को भूमिगत आधार को हटाने से अच्छा लाभ मिलता है, तो वह लागत भी वहन करेगा। यह दोनों व्यक्तियों के लिए एक न्यायसंगत व्यवस्था थी। डिट्रिच के स्नान के लिए चले जाने के बाद वेस ने एक बार फिर हैरियर की ओर देखा और आह भरी। हमने वास्तव में इसे करीब से काट दिया है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। आकाश गंगा जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक खतरनाक है। मैं एक ही गलती दोबारा नहीं करूंगा। बाराकुडा को उसकी एक फटी एल ड्राइव पर कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए यात्रा का शेष चरण बिना किसी गड़बड़ी या ब्रेकडाउन के हुआ। वेस ने अपने प्रत्येक सिस्टम का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना सुनिश्चित किया, लेकिन उसके जैसा मैं डिजाइनर केवल इतना ही समझ सका। नुकसान की रिपोर्ट देखते समय वेस ने अपनी हथेली से अपनी ठुड्डी को सहलाया। उसका जहाज हल्के से उतर गया। सभी ने विचार किया। उसकी कार्यक्षमता बहुत कम हो गई थी और अब भी उसका उपयोग तारों को पार करने के लिए किया जा सकता था। बुरी खबर तब आई जब वेस ने विचार किया कि क्षति को ठीक करने में कितना खर्च आएगा। बाराकुडा ने एक मालिकाना कवच चढ़ाना प्रणाली का उपयोग किया जिसे केवल शुक्रवार गठबंधन में सबसे उन्नत उत्पादन सुविधाओं में उत्पादित किया जा सकता था। यदि वेस अपने जहाज में छेदों को ठीक करना चाहता था तो उसे मरम्मत यार्ड में छोड़ना होगा और अधिकांश विशिष्ट सामग्रियों के आयात की व्यवस्था करनी होगी। कुल लागत की राशि कम से कम 20 मिलियन क्रेडिट तक। फिलहाल वह उस जहाज की मरम्मत के लिए पैसे नहीं बचा सकता था जो उसके दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक नहीं था। बेहतर होगा कि इस जहाज को पीछे छोड़ दिया जाए और पहले अपने मुख्य व्यवसाय के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अपनी कमाई बढ़ने के बाद उन्होंने मरम्मत के मामले पर फिर से विचार करने की योजना बनाई। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसका जहाज टूटने वाला नहीं है, वे अपनी पढ़ाई के लिए वापस चला गया। उसके पास केवल सीमित समय था और वह अपनी कार्यशाला में पहुंचते ही दौड़ना चाहता था। हाल के हमले ने एक बार फिर इस बात को पुख्ता कर दिया कि उसके लिए मरना कितना आसान था। शक्ति के बिना किसी को बोलने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि एक डिजाइनर भी शक्ति अर्जित करने में सक्षम था यदि हर कोई चाहता था कि आप उनके मेक डिजाइन करें। उनकी पहली प्राथमिकता अपने कौशल को आगे बढ़ाना था। उनकी नवीनतम मृत्यु ने वेस को अपनी शिक्षा में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया। वह कुछ ही हफ्तों में अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और भौतिकी कौशल को अप्रेंटिस स्तर तक आगे बढ़ाना चाहता था। अपने क्रूर कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए उन्होंने डिट्रिच और लकी के साथ अपनी दैनिक बातचीत को न्यूनतम रखा। सौभाग्य से कैट और पायलट दोनों के मन में अन्य चिंताएं थीं। लकी ने मास्टर ओल्सन के आईएएस को कुतरना लगभग समाप्त कर दिया। जब वेस अपनी मणि बिल्ली की पीठ को सहलाता था
तो उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि वह एक अत्यधिक भरी हुई ऊर्जा कोशिका को छू रहा है। इस बीच डिट्रिच ने अपने पिता के आगामी बचाव अभियान की योजना बनाने में मदद की। वाल्टर व्हेलर्स पहले से ही परिवहन और कारवेट के एक काफिले को चालू करने की प्रक्रिया में थे। जब तक बाराकोडा बेंथीम प्रणाली में परिवर्तित हो गया, तब तक वेस ने अपने दोनों लक्षित कौशलों को उन्नत करना पूरा कर लिया। सुधारों ने उसकी कमजोरियों को दूर करके उसके मौलिक मशीनी डिजाइन कौशल को मजबूत किया। उन्होंने डॉर्टमुंड के पुनर्निर्माण के उनके प्रयास को भी आसान बना दिया। अपने अध्ययन से प्राप्त नई अंतर्दृष्टि ने उन्हें ब्लूप्रिंट और मरम्मत मैनुअल को थोड़ा बेहतर ढंग से समझने की अनुमति दी। उन्होंने 3D प्रिंटर के डिजाइन की कुछ सूक्ष्म बारीकियों को समझा। ठीक है सिस्टम, मुझे मेरा स्टेटस दिखाओ। स्थिति नाम वेस लार्किंसन। पेशा अप्रेंटिस में एक डिजाइनर। विशेषज्ञता कोई नहीं डिजाइन। बिंदु 1307 गुण ताकत 0.8 निपुणता 0.7 धैर्य 0.8 बुद्धिमत्ता 1.3 रचनात्मकता 1 एकाग्रता 1.7 तंत्रिका योग्यता 1 कौशल सभा अप्रेंटिस 3D प्रिंटर प्रवीणता आई असेंबलर प्रवीणता आई व्यापार शिक्षु कंप्यूटर विज्ञान अक्षम विद्युत अभियंत्रण शिक्षु अंकशास्त्र शिक्षु यांत्रिकी जर्नीमैन जूरी रिगिंग आई स्पीड ट्यूनिंग आई धातु कर्म जर्नीमैन मिश्र धातु संपीर्ण आई तत्व मीमांसा अक्षम भौतिक विज्ञान अप्रेंटिस लाइट वेट आर्मर ऑप्टिमाइजेशन आई मीडियम वेट आर्मर ऑप्टिमाइजेशन आई क्षमताओं सुपर पब्लिश उपलब्ध वर्ष में एक बार सक्रिय किया जा सकता है। मूल्यांकन अपने वास्तविक करियर की शुरुआत में एक पूर्ण प्रशिक्षु। यहाँ तक कि सिस्टम ने भी उनके सबसे कमजोर कौशल पर काम करने के लिए उनकी सराहना की। उसे अपने डिजाइनों को किसी गंभीर कमी के कारण प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। मेरी डीपी बमुश्किल बढ़ी। मुझे 2000 डीपी तक पहुंचने में अभी भी बहुत समय है। उनकी वर्तमान योजना में उनके गणित कौशल को जर्नीमैन स्तर तक आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त डीपी अर्जित करने का आह्वान किया गया था। इस अपग्रेड के बिना वेस मार्क एंटनी का दूसरा संस्करण जारी करने को तैयार नहीं था। अपने प्राथमिक धन निर्माता के रूप में वेस अद्यतन संस्करण को अंतिम बनाना चाहता था। आखिरकार जब वेस वापस लौटा तो उसकी थाली में बहुत कुछ था। वह पहले से ही इस सब का इंतजार कर रहा था। अध्याय 117 उड़ाऊ पुत्र व्यवसाय में वापस लौट आया। जब वेस अपने कार्यालय में पहुंचे तो मार्सेला बोलिंगर ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया। क्या यह तुम्हें मेरी मां बनाता है? आप चाहें मजाक को छोड़ दें। बाराकोडा को अपने निजी डॉकिंग स्थान में जगह देने के लिए धन्यवाद। अगर कोई एक चीज है जिसकी दलालों के पास कमी नहीं है तो वे है जगह। मैं आपके नए खिलौने को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करूंगा। दोनों बैठ गए और चर्चा करने लगे कि ब्राइट रिपब्लिक ने उनकी अनुपस्थिति में कैसा प्रदर्शन किया। मेक ब्रोकर ने विश्लेषकों के एक पूरे विभाग को नियुक्त किया जो अपने राज्य के राजनीतिक और आर्थिक रुझानों पर नजर रखता था। मार्सेला ने खुलकर अपनी कुछ अंतर्दृष्टियां साझा की। हर किसी को लग रहा है कि युद्ध छिड़ रहा है, लेकिन इस बार मामला अलग है। उसने गंभीर होकर कहा। उसने स्पष्ट रूप से काली खबर की भविष्यवाणी की थी। हम उम्मीद करते हैं कि वेसियन थोड़ा हलचल मचाएंगे, लेकिन विद्रोह और आतंकवादी हमले गणतंत्र की अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर हैं। स्टार क्षेत्र का प्रत्येक राज्य किसी न किसी स्रोत से अस्थिरता से पीड़ित है। वेस ने अपना सिर खुजलाया। यहाँ तक कि वेसियन भी अपने उचित हिस्से के आतंकवादियों से निपट रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अन्य स्टार सेक्टर हमारे क्षेत्र में डिजाइन कर रहा हो? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है।
कोमोडो स्टार सेक्टर विदेशी संसाधन जमा और आर्थिक विकास दोनों में सबसे निचले स्थान पर है। पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। हमें तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है जब तक वे अपनी योजना हमारे सामने नहीं रखते। यह आश्वस्त करने वाला नहीं लगता। आप सही हैं, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हमें हाथ डालना चाहिए। बेहतर होगा कि रिट्स वर्ग के राजनेताओं को एक बार अपना वेतन कमाने दें। आपका पुराना मित्र विंसेंट प्रमुखता प्राप्त कर रहा है, मार्सेला ने मुस्कुराहट के साथ जोड़ा। वह तथाकथित बेंटहाइम स्वतंत्रता आंदोलन के प्रवक्ताओं में से एक हैं। यदि आवश्यक हो तो हिंसा के साथ वे बेंटहाइम और उसके आसपास के प्रभाव को गणतंत्र से अलग करना चाहते हैं। वह पागलपन है। यदि बेंथीम हमारी एकमात्र बंदरगाह प्रणाली है, इसके बिना ब्राइट रिपब्लिक खत्म हो गया है। बेंथाइम की स्थिति भी बेहतर नहीं होगी। जनसंख्या और गणतंत्र के बाकी हिस्सों के समर्थन के बिना नवंबर स्वतंत्र आंदोलन अधिक से अधिक चौथे दर्जे के राज्य के बराबर ही होगा। उनकी अपील को कम मत आंकिए। बेंथाइमर सदैव स्वयं को शीर्ष गणराज्य से श्रेष्ठ मानते हैं। वे इस तथ्य से नाराज हैं कि उन्हें अपने मार्चिंग आदेश रिट्स वर्ग से लेने होंगे। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि बेंथीम की अधिकांश संपत्ति का उपयोग अन्य ग्रहों और तारा प्रणालियों के विकास को सब्सिडी देने के लिए किया जाता है। यह मुद्दा बेंथीम के लोगों और शीर्ष गणराज्य के बीच एक बड़ा विवाद बन गया। जबकि क्लाउडी कर्टेन बेंथीम के प्रभाव क्षेत्र में आता था, वेस को इन भ्रमों के प्रति बहुत कम सहानुभूति थी। तो इन दिनों यांत्रिकी उद्योग कैसा चल रहा है? मार्सेला ने वेस को दोहरी मुस्कान दी। हमले हमारे उद्योग की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव डाल रहे हैं। शिपमेंट को हाईजैक कर लिया जाता है, फैक्ट्रियों को उड़ा दिया जाता है या कुछ व्यवसायों को अपने लंबे समय से चले आ रहे अनुबंधों को रद्द करने के लिए राजी किया जाता है। यह केवल यहाँ और वहाँ हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यवधान का एक लहरदार प्रभाव होता है जो आपूर्ति श्रृंखला में अन्य सभी कंपनियों को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में, तोड़फोड़ करने वाले न्यूनतम प्रयास से अधिकतम व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर उन्हें एक शक्तिशाली समूह का हिस्सा नहीं होना चाहिए। शायद उनके पास कोई डरावना समर्थन नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इस अव्यवस्था के कारण ही बिक्री बढ़ी है। मेककोर ने अपने ऑर्डर में 15% का विस्तार किया है। कई भाड़े के नेताओं ने फैसला किया कि वे अगली पीढ़ी के मेचों में संक्रमण की प्रतीक्षा करने के बजाय तुरंत अपने शस्त्रागार का विस्तार करेंगे। ऐसा लगता है कि यह उद्योग के लिए पहले से ही उच्च सीजन है। यह बहुत बुरा है कि मैं चूक रहा हूँ। क्या आप निश्चित हैं कि आप अपने वर्तमान मॉडल के निर्माण पर पुनर्विचार नहीं करेंगे? मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास आपके लिए एक बड़ा ऑर्डर है। यह आसान पैसा है। मार्क एंटनी अब मेरे मानकों के अनुरूप नहीं है। मैं किसी भी आलोचक को इसका उदाहरण बनाकर जनता को यह विश्वास दिलाने की अनुमति नहीं दे सकता कि मैं प्रशिक्षु बनने के योग्य नहीं हूँ। मार्सेला ने कंधे उचकाए। ये तुम्हारा फोन है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप लंबे समय तक अपनी बिक्री रोक रहे हैं तो इससे आपकी विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक ऐसा में डिजाइनर जिसके बारे में पूरी चर्चा थी और कोई शो नहीं था, वे व्यवसाय में बहुत आगे नहीं बढ़ सका। वेस को पता था कि उसने मास्टर ओल्सन का प्रशिक्षु बनने से प्राप्त सद्भावना को खोने का जोखिम उठाया है। वेस ने ऋण के लिए आवेदन करने पर कुछ सुझाव मांगे। मार्सेला ने संक्षेप में प्रक्रिया के बारे में बताया और बताया कि उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब संपार्श्विक की बात आई तो उसके पास एक बहुत साहसी सुझाव था। यदि आपको बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता हो तो आपको अपना कारवेट संपार्श्विक के रूप में रखना चाहिए। फ्राइडे कोएलिशन की एक वास्तविक लग्जरी कारवेट की कीमत यहाँ एक मध्यम आकार की कंपनी जितनी ही है।
यह एक चमकदार लेकिन गैर आवश्यक संपत्ति का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है। नहीं, वेस ने अपना सिर हिलाया। कदापि नहीं। मैं बाराकोडा के स्वामित्व को जोखिम में नहीं डालना चाहता। इसके अलावा, अगर मैं अपना जहाज संपार्श्विक के लिए रखूंगा तो मैं क्रेडिट में डूब जाऊंगा। मैं पकड़ खोए बिना अपनी कंपनी को इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा सकता। जब वेस ने इस मामले पर हिलने से इनकार कर दिया तो मार्सेला ने विषय छोड़ दिया। पिछले महीने के राष्ट्रीय बिक्री आंकड़ों पर एक नजर डालें। जो भी झड़पें हुई हैं उनमें से अधिकांश मुख्य रूप से हिट एंड रन हमले हैं। हल्के उपकरणों की बिक्री चरम पर है। कुछ छोटे मुद्दों पर चर्चा करने के बाद वेस ने अपने ब्रोकर के साथ अपनी बातचीत समाप्त कर दी और अपना कार्यालय छोड़ दिया। वह अंतरिक्ष यान पर लौटा और प्रतीक्षा कर रहे डिट्रिच और लकी से मिला। अंततः आप वापस आ गए। ऊबा हुआ पायलट अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, क्या हमारा यह स्थान खत्म हो गया है? हाँ, मैंने अपनी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। आपकी मशीन और मेरा माल पहले से ही घर वापस भेजा जा रहा है। हमें पकड़ने के लिए एक परिवहन मिल गया है। वे परिवहन में चढ़ गए और बिना किसी समस्या के अपनी सीटें ले लीं। स्थानीय अंतरिक्ष यान की मामूली उपयोगितावादी सजावट गठबंधन के उत्कृष्ट जहाजों के साथ बिल्कुल विपरीत थी। कई महीनों में यह पहली बार था जब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे अंततः घर जैसा महसूस हुआ हो। उन्हें वर्ग मतभेदों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी या किसी शक्तिशाली दिग्गज से टकराने की स्थिति में अपने कदम पर नजर रखने की जरूरत नहीं थी। 2 दिनों की शांत यात्रा के बाद उनका परिवहन क्लाउडी कर्टेन के स्पेस पोर्ट पर उतरा। आखिरकार उनका एक साथ का सफर खत्म हो गया। वेस ने लकी को अपनी छाती के पास रखा और यह सुनिश्चित किया कि उसका तैरता हुआ सामान जहाज से बाहर उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़ा और डिट्रिच को अलविदा कहा। यह एक जंगली सवारी रही है। हमने इसे करीब से काटा है, लेकिन हमने इसे पार कर लिया है। मैं सभी गतिविधियों से ब्रेक लेना पसंद करूंगा। डायट्रिच बेबसी से मुस्कुराया क्योंकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन तुम आसपास रहना एक खतरनाक आदमी हो। कंधे पर दोस्ताना थपकी देने के बाद उत्साहित मैच पायलट वाल्टर व्हेलर्स के आलिंगन में लौट आया। पूरा स्पेसपोर्ट गतिविधि का केंद्र था क्योंकि गिरोह ने अपने आगामी सफाई अभियान के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। वेस की उनकी कार्यवाही में कोई और भागीदारी नहीं थी। परित्यक्त आधार पर अपने सभी दावों को त्यागने के बदले में उन्हें गुप्त भंडार से बरामद ब्लैकमेल सामग्री का पूरा बिक्री मूल्य प्राप्त होगा। चलो घर चलें, लकी। जब एक कार उसकी वर्कशॉप के सामने पहुंची तो वेस ने राहत की सांस ली। उनकी वर्कशॉप को कुछ नहीं हुआ। एक अकेला सुरक्षा बॉट सतर्कता से परिधि पर गश्त कर रहा था और बिजली की बाढ़ अशुभ रूप से चमक रही थी। घरेलू रोबोटों ने बड़े करीने से घास की छटाई की और अपने रास्ते में आने वाली धूल को साफ कर दिया। एक परिचित चेहरा प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। कार्लोस शॉ ने अपने पिता के संपर्कों द्वारा व्यवस्थित की गई नौकरी को दृढ़तापूर्वक छोड़ दिया। उनके दोस्त ने एक प्रमुख मशीन निर्माता की सीढ़ी पर चढ़ने का उनका एकमात्र अवसर छीन लिया। अरे वेस, अपने आप को देखो। पिछली बार जब हम मिले थे तो तुम सिर्फ एक साथी दोस्त थे। अब आप एक अप्राप्य अस्तित्व बन गए हैं। आप और भी सुंदर दिखते हैं। ब्राइट रिपब्लिक छोड़ने के बाद से वेस में बहुत बदलाव आया। लीमर ओपन प्रतियोगिता जीतने और 2 अलग अलग समुद्री डाकू हमलों से बचने के बाद उनकी मानसिकता परिपक्व हो गई। जीन बूस्ट द्वारा लाए गए परिवर्तनों के कारण उनकी उपस्थिति अधिक चिकनी हो गई। अंत में उन्होंने अपने अधिकांश सामान्य कपड़े अलग रख दिए और हर समय अपने उपहार में दिए गए एंटीग्रेव कपड़े पहनना शुरू कर दिया। लचीले हाईटेक कपड़े स्टाइलिश पोशाकों की पूरी लाइब्रेरी के साथ पहले से प्रोग्राम किए गए थे।
एक बार इस समारोह का लाभ उठाने के बाद वेस जैसा फैशन अनपढ़ गंवार भी गलत नहीं हो सकता था। आपके रोजगार पर चर्चा करने से पहले आइए अंदर कदम रखें। वेस ने शांति से बात की और अपने दोस्त को सुरक्षा उपायों से परे अपनी जर्जर कार्यशाला में ले गया। लकी उसकी पकड़ से छूटकर अपने निजी छोटे बिस्तर पर भाग गया। पिछले कुछ दिनों में बिल्ली कम सक्रिय हो गई थी। वेस को संदेह था कि उसका पालतू जानवर मूलभूत परिवर्तन से गुजरने वाला था। एक बार जब वेस ने अपना सामान व्यवस्थित करना समाप्त कर लिया, तो वे लिविंग रूम में लौट आया और अपने दोस्त को घूरकर देखने लगा। कार्लोस डाइनिंग टेबल पर सामने डेटा पैड लेकर बैठा था। पैड ने अपना रोजगार अनुबंध दिखाया। मेरे दलाल ने इस कुकी कटर रोजगार अनुबंध की व्यवस्था की। मैंने अपने उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए कुछ शर्तों को संशोधित किया है। आप मेरी कंपनी के लिए एक फैब्रिकेटर के रूप में पूर्णकालिक रूप से काम करेंगे। मैं आपको अपना डिजाइनर बनने के लिए नियुक्त नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आपने अपने दैनिक कार्य पूरे कर लिए हैं तो आप खेलने के लिए मेरे लाइसेंस और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको करों से पहले 1 महीने में मामूली वेतन 1000 क्रेडिट प्राप्त होगा। क्या आपका कोई प्रश्न है? कार्लोस ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया। हाँ, यहाँ लिखा है कि एमटीए में मेरे द्वारा पंजीकृत किसी भी व्यावसायिक डिजाइन के सभी अधिकार आपके पास होंगे। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? मुझे नहीं लगता कि यह कोई अनुचित मांग है। वेस ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। एक डिजाइनर आमतौर पर अपने अधीनस्थों को पहली बार में अपनी सुविधाएं उधार लेने की अनुमति नहीं देते हैं। यदि आप मेरी मेहनत से अर्जित उपकरण और लाइसेंस का लाभ उठा रहे हैं, तो आपके डिजाइन भी मेरे स्वामित्व में होने चाहिए। चिंता न करें, अनुबंध में कहा गया है कि आपको उचित क्रेडिट के साथ साथ किसी भी बिक्री से कटौती भी मिलेगी। यह कार्लोस के लिए पूरी तरह से उचित नहीं हो सकता है, लेकिन वेस यह स्पष्ट करना चाहता था कि प्रभारी कौन था। वह जानता था कि कार्लोस अपना मेक डिजाइनर करियर विकसित करने के लिए वेस के अधीन काम करना चाहता था। वेस बदले में कुछ भी प्राप्त किए बिना कार्लोस में निवेश नहीं करना चाहता था। यदि कार्लोस ने सोचा कि वह एक निस्वार्थ मूर्ख बनने जा रहा है, तो वह बहुत बड़ी गलती पर था। ठीक है, मैं कर सकता हूं, उसे स्वीकार करो, कार्लोस ने कहा और अपनी आपत्ति छोड़ दी। अगले पृष्ठ में कहा गया है कि मुझे एमटीए प्रशासित प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। आप एमटीए के दायरे में अनुबंध तोड़ने पर दंड के बारे में जानते हैं, ठीक है? सबसे खराब स्थिति में मुझे फांसी भी दी जा सकती है। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैंने काफी दुश्मन बना लिए हैं। वेस ने अपनी बाहें पार कर लीं। कौन जानता है कि कोई आपको कुछ जानकारी देने के लिए कुछ अरब क्रेडिट की पेशकश करे। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। भले ही आप इतने अमानवीय हों कि तुरंत अरबपति बनने से बच सकें, फिर भी शायद आपको धमकियां मिलेंगी। कोई भी अचूक नहीं है, कार्लोस। मैं आपके द्वारा मुझे धोखा देने के विकल्प पर विचार नहीं करना चाहता। मैं आश्वस्त हो सकता हूं कि अगर मैं एमटीए लाऊं तो आप कुछ भी बेवकूफी नहीं करेंगे। यह मेरे दुश्मनों को भी एक संकेत भेजेगा कि आप पर उनके साधनों का उपयोग करने का कोई फायदा नहीं है। चूंकि यह जीवन और मृत्यु का मामला था, वेस ने कार्लोस को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए समय दिया। यदि उसका दोस्त परिवर्तन पर जोर देता, तो वे रोजगार अनुबंध वापस ले लेता। उसकी कोठरी में बहुत सारे रहस्य थे। हालांकि वे इसका इरादा अपने कर्मचारी को सिस्टम या एक्स फैक्टर के बारे में सूचित करने का नहीं था, लेकिन पहले से तैयारी करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मैं नहीं जानता कि आप क्या छिपा रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि एमटीए लाने के लिए यह काफी गंभीर है, तो ऐसा ही होगा। मैं आपके प्रिय एनडीए पर हस्ताक्षर करूंगा। इन बाधाओं को पार करने के बाद
कार्लोस ने कई छोटे मोटे मुद्दे उठाए। वेस ने धैर्यपूर्वक अपने विचारों को समझाया, यहाँ तक कि कुछ छोटे खंडों को बदलकर थोड़ा लचीलापन भी दिखाया। उसे शायद ही इस बात की परवाह थी कि कार्लोस अपनी छुट्टियों के दिनों का दावा कब करेगा, या ओवरटाइम काम करने पर उसे कितना बोनस मिलेगा। यदि इतना ही है, तो आइए अनुबंध को अंतिम रूप देने और एनडीए पर हस्ताक्षर करने के लिए एमटीए की स्थानीय शाखा का दौरा करें। तुम कल से अपना काम शुरू करोगे। मैं आपकी उपस्थिति को समायोजित करने के लिए एक अतिरिक्त डिजाइन टर्मिनल और कुछ अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करूंगा। मजबूती से हाथ मिलाने के बाद कार्लोस वर्कशॉप छोड़कर अपने नए घर वापस चला गया। अपनी नई नौकरी की तैयारी के लिए उन्होंने पहले से ही प्रेसलिन के नजदीकी उपनगर में एक घर किराए पर ले लिया था। वेस अपनी कार्यशाला में लौट आया। उसे अपने बचाए गए डॉर्टमुंड हिस्सों के भंडारण की व्यवस्था करनी थी। उन्होंने मिश्र धातु कंप्रेसर की खरीद के लिए एक और ऋण लेने पर विचार किया। वह कुछ वर्चुअल में एक डिजाइन करके कुछ बहुत ही कीमती डीपी भी अर्जित करना चाहता था। संक्षेप में, वे व्यवसाय में वापस आ गया था। अध्याय 118। पहला कर्मचारी। अगले दिन वेस ने एक चमकती नीली गेंद को देखा। उसे याद आया कि लकी यहीं उसके बिस्तर पर बैठा था। रात भर में वह किसी तरह ऊर्जा की एक खतरनाक दिखने वाली गेंद में बदल गया। हाथ फैलाने के बाद उन्होंने ध्यान दिया कि गेंद से किसी भी तरह की गर्मी नहीं निकल रही है। अगर लकी कुछ खतरनाक करने वाला था तो उसे मुझे चेतावनी देनी चाहिए थी। बेहतर होगा कि मैं इस गेंद को फिलहाल अकेला छोड़ दूं। उसे याद आया कि उसने लकी को 10 लाख क्रेडिट मूल्य के खनिज देने का वादा किया था। इतना पैसा खर्च करने की आशंका के बावजूद वेस अभी भी अपना वादा निभाना चाहता था। वह अपने टर्मिनल पर गया और एमटीए का आंतरिक बाजार खोला। चमकदार दिखने वाले अवयस्कों का एक गुच्छा ऑर्डर करने के बाद उसने अपने ऑर्डर की पुष्टि की। उसे उम्मीद थी कि लकी का उपहार एक सप्ताह के भीतर आ जाएगा। वह अपने पिछवाड़े की ओर चला गया और सुबह बड़े कंटेनरों को घूरने लगा। वेस ने अपने वर्कशॉप के कार्गो बॉट बुलाए और उसकी सामग्री को एक सुरक्षित भंडारण कक्ष में ले आए। उन्होंने डॉर्टमुंड भागों के बक्सों को सावधानी से संभाला। चूंकि वेस ने तुरंत डॉर्टमुंड के पुनर्निर्माण की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने बक्सों को खुला छोड़ दिया। औद्योगिक पैमाने के 3D प्रिंटर के पुनर्निर्माण पर काम शुरू करने से पहले वे और अधिक कौशल अर्जित करना चाहते थे। इसे वापस जोड़ने में आने वाली कठिनाई को कम करके आंकने के कारण पुनर्निर्मित प्रिंटर को बर्बाद करना मूर्खता होगी। यह सब कौशल के बारे में है। उसने उदास होकर कहा, अगर मैं लगातार अपग्रेड के पीछे भागता रहूं तो मैं कभी भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता। वह इसकी मदद नहीं कर सका। डॉर्टमुंड का पुनर्निर्माण और मार्क एंटनी संस्करण को अद्यतन करने के लिए उन्हें अपना अधिकतम प्रयास करने की आवश्यकता थी। दोनों ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं जिन्हें वे खराब नहीं कर सकता था। उन्होंने कल जो अतिरिक्त कार्यालय उपकरण का ऑर्डर दिया था वह भी आ गया। वेस को अतिरिक्त टर्मिनल, कुर्सी, पेय डिस्पेंसर और अन्य सुविधाएं प्राप्त हुईं और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित किया। उन्होंने कार्यस्थल को एक कार्यालय स्थान में पुनः कॉन्फ़िगर किया जो स्थानीय कोड का अनुपालन करता था। उन्होंने बुनियादी कक्षों में कई गोपनीयता स्क्रीनें स्थापित कीं, जिससे एक कर्मचारी को पूरी तरह से अलग किए बिना उसकी गोपनीयता सुनिश्चित की गई। वेस ने उस सेटिंग को भी सक्रिय कर दिया जो ध्वनियों को फैलने से रोकती थी। उसे खुद से बात करने की आदत थी और वह ऐसा नहीं करना चाहता था कार्लोस को अपनी बकवास से परेशान करना। हो सकता है कि कुछ काम इस समय पूरी तरह आवश्यक ना हो। वेस भविष्य के लिए तैयारी करना चाहता था। विस्तार की बात करें तो
मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक अपने व्यवसाय के लिए कोई उचित नाम सोचा है। यह अभी भी एकल स्वामित्व के रूप में पंजीकृत है। जब मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं तो यह ठीक है, लेकिन अब जब मैं अपना पैमाना बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूं, तो मुझे वास्तव में एक निगम पंजीकृत करना चाहिए। एकल स्वामित्व का मूल रूप से मतलब यह था कि वेस और उसका व्यवसाय एक ही थे। व्यवसाय में होने वाले किसी भी नुकसान का सीधा असर उस पर पड़ता था। यह एक छोटे समय के स्ट्रीट कॉर्नर स्टोरों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन एक ऐसी कंपनी के लिए जो लाखों क्रेडिट के सामान का कारोबार करती है, यह पूरी तरह से अपर्याप्त था। ब्राइट रिपब्लिक और अधिकांश अन्य राज्यों की नज़र में एक सीमित देयता निगम एक अलग कानूनी इकाई थी। यदि उसका व्यवसाय किसी तरह खराब हो गया और 1 अरब क्रेडिट का नुकसान हुआ, तो कंपनी के दिवालिया घोषित होने पर वे उत्तरदायी नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से चीजें इतनी सरल नहीं थीं, और वेस को अभी भी कुछ परिणामों से निपटना पड़ा। निगम का पंजीकरण कराना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें एक चार्टर स्थापित करना था और सभी के अधिकारों की गणना करनी थी। मैं बाद में इसका ध्यान रखूंगा। वेस ने अपना हाथ हिलाया और इसे अपनी बढ़ती हुई कार्यसूची में शामिल कर लिया। सबसे पहले मुझे कार्लोस को तह में लाना होगा। दोपहर के समय उसका दोस्त उसके दरवाजे पर आया। वेस उनसे बाहर मिले और उन दोनों के लिए एक हाई स्पीड कार की मांग की। वाहन में सवार होने के बाद वे ग्रह के दूसरी ओर ग्रहों की राजधानी ओरेनोको की ओर जा रहे थे। रास्ते में वेस ने अपने नए फैब्रिकेटर के लिए अपनी अपेक्षाओं के बारे में बताया। एक बार जब आप आधिकारिक तौर पर मेरे द्वारा नियोजित हो जाएंगे, तो आपको अपनी असेंबली में सुधार करना होगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप मेरी देखरेख के बिना मेरे किसी डिजाइन को असेंबल कर सकें। अगर हर बार जब आप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो मुझे आपके कंधे की तरफ देखना पड़ता है, तो सबसे पहले आपको काम पर रखने का क्या मतलब है? मैं समझता हूँ। कार्लोस ने कर्तव्यपूर्वक सिर हिलाया। जिस समय मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था, मैं अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकों में खो गया। मुझे सिद्धांत पर गहरी पकड़ है। यह मेरे उद्देश्यों के लिए अपर्याप्त है। मेरा अब तक का पहला और एकमात्र व्यावसायिक डिजाइन एक बहुत ही जटिल उन्नत मशीन है। इसका भूल भुलैया जैसा आंतरिक लेआउट ही दोषों से ग्रस्त है। बस एक गलती से मुझे लाखों क्रेडिट वापस मिल सकते हैं। नहीं, मेरी मशीनों का वास्तविक उपयोग करने के बारे में सोचने से पहले आपको बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। मैं आपके नाम पर आयरन स्पिरिट मिच डेवलपर खाते के लिए पंजीकरण और भुगतान करूंगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक गेम खेलूं? अरे, खेल में बाधा मत डालो। यथार्थवाद इतना करीब है कि आप एक सुरक्षित आभासी वातावरण में निर्माण के लगभग सभी बुनियादी चरणों में महारत हासिल करने में सक्षम होंगे। क्या वर्चुअल मेक का निर्माण शुरू करने में बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं होता है? चिंता मत करो, मैं लागत वहन करूंगा। अपनी वर्तमान बचत से मैं थोड़ा खर्च करने में सक्षम हूँ। इसे एक निवेश समझें। बस जल्द ही बढ़ोतरी की उम्मीद न करें। वर्तमान दरों के अनुसार वर्चुअल मार्क एंटनी के निर्माण के लिए लगभग 18,000 क्रेडिट की लागत आई। एक अत्यधिक भरे हुए उन्नत 5 स्टार मेक के रूप में वेस ने माना कि कार्लोस को बुनियादी बातों में महारत हासिल करने से पहले कम से कम 1 महीने के अभ्यास की आवश्यकता थी। वह डिजाइन के पुराने संस्करण के साथ था। जब वेस ने संस्करण की दूसरी पीढ़ी पेश की, तो संभवतः कार्लोस को फिर से काम करना पड़ा। कार्लोस प्रशंसा में मुस्कुराया। जब आपने मुझे ये अवसर दिए हैं तो मेरे पास लालच करने का समय नहीं है। मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों की सराहना करता हूँ।
फिर मुझे मेरा व्यवसाय बढ़ाने में मदद करके इसका बदला चुकाओ। मुझे अपने साथ एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। उन्होंने यात्रा के शेष समय में माँ केंटनी के निर्माण के बारे में चर्चा की। वेस के पास अपनी अंतर्दृष्टि के बारे में कोई नोट नहीं था, इसलिए वे केवल अपने शब्दों का उपयोग करके उन्हें पारित कर सकता था। कुछ घंटों के बाद एरोक कार एमटीए की स्थानीय शाखा में पहुंची। वेस ने पहले से ही एक अपॉइंटमेंट निर्धारित कर लिया था, इसलिए उन्हें एक निचले स्तर के प्रतिनिधि द्वारा एक सुंदर बैठक कक्ष में ले जाया गया। वेस और कार्लोस दोनों ने कई डिजिटल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले कई परीक्षणों के माध्यम से अपनी पहचान की पुष्टि की। एमटीए छोड़ने के बाद वेस ने राजधानी के चारों ओर रहने का फैसला किया। जब वे ओरेनोको की साधारण खरीदारी सड़कों से गुजर रहे थे, कार्लोस ने प्रशंसा में सीटी बजाई। मैं वास्तव में हर समय लोगों से टकराए बिना घूम सकता हूँ। मुझे कहना होगा कि यह दृश्यों का एक अच्छा बदलाव है। एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि मैंने अभी भी ऐसा नहीं किया है। लगातार बादल छाए रहने की आदत हो गई है। यह और भी अधिक निराशाजनक है जब बादल इंद्रधनुषी चमक अपना लेते हैं। सबसे कम बोली लगाने वाले को टेराफॉर्मिंग छोड़ने के लिए मूल निवासियों को दोषी ठहराएं। वेस ने स्नेहपूर्वक कहा, जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आपको एहसास होगा कि हमारा आकाश एक अंतहीन कैनवास है। लोग बादलों की अनंत किस्मों से प्रेरणा लेते हुए उन्हें लगातार निहारना पसंद करते हैं। कार्लोस को यह अविश्वसनीय रूप से उबाऊ लग रहा था, लेकिन उसने अपनी राय अपने तक ही सीमित रखी। इसके बजाय उसने पास की एक मूर्ति की ओर इशारा किया। वह क्या है? वेस ने तुरंत उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वह अपने नए कर्मचारी को एक पतली लेकिन ऊंची मूर्ति के पैर के पास ले गया। इसे एक पुरातन मोमबत्ती का आकार दिया गया था जो शहर की सबसे ऊंची कार्यालय इमारतों के ऊपर तक पहुंच गई थी। मोमबत्ती के ऊपर से सुलगते काले धुएं का एक संकरा निशान निकल रहा था। किसी तरह धुआं तितर बितर नहीं हुआ, लेकिन बादलों में चढ़ते समय एकजुटता बनाए रखी। दोनों व्यक्तियों ने मोमबत्ती के शीर्ष की ओर देखा, जहां उसकी नोक लगातार सुलग रही थी। रिटर सबर्ग में जिन कई स्मारकों का उन्होंने दौरा किया था, उनकी तुलना में अकेली पत्थर की मोमबत्ती शायद ही मेल खाती हो। क्या आपको ब्राइट रिपब्लिक की स्थापना की कहानी याद है? वेस ने अचानक पूछा। मैं जरूर करूंगा। न्यूरूबार्थ साम्राज्य के हाशिए पर पड़े आदर्शवादियों और शांतिवादियों का एक समूह एक साथ आया और गैलेक्टिक रिम में उपनिवेशीकरण अभियान को वित्त पोषित किया। वे साम्राज्य की दमघोंटू साम्यवादी संस्कृति से चिढ़ते थे और आकाश गंगा के सबसे दूरस्थ कोने में एक स्वर्ग बनाना चाहते थे। उनकी नजर में वे एक क्षमाहीन आकाश गंगा में सभ्यता की रोशनी को संरक्षित करना चाहते थे। प्रत्येक रिपब्लिकन नागरिक को कहानी पता थी, और उसके बाद क्या हुआ? ब्राइट रिपब्लिक के पूर्व जनता कोमोडो स्टार सेक्टर तक पहुंच गए, केवल अपने अधिक युद्धप्रिय प्रतिद्वंद्वियों द्वारा वित्तपोषित अभियानों द्वारा दावा किए गए सबसे रसदार स्टार सिस्टम को खोजने के लिए। ब्राइट रिपब्लिक ने जब भी उन पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, वे बुरी तरह समाप्त हो गए, क्योंकि शांतिवादियों के पास बहुत अच्छे सैनिक नहीं थे। कार्लोस ने कहानी जारी रखी। इतने सारे जहाजों, आपूर्तियों और लोगों को खोने के बाद अंततः उन्हें रहने योग्य दुनिया का पता चला। वे ग्रह पर बस गए और इसे रिटसवर्ग कहा, जो एक महान उद्यम की अंतिम शरण स्थली थी। ब्राइट रिपब्लिक की स्थापना वहीं हुई थी, और समय के साथ उपनिवेशवादियों ने विस्तार किया और आसपास के सितारों पर दावा किया। और उनके सपनों का क्या हुआ? वेस ने ऐसे स्वर में पूछा जिससे संकेत मिले कि उसे उत्तर पहले से ही पता था। समय के साथ ब्राइट रिपब्लिक ने अपनी शांतिवादी जड़ें खो दी।
उन्हें एलियंस और वेश्या साम्राज्य जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों की आक्रामकता से बचना था। फिर भी अपनी उत्पत्ति की स्मृति में उन्होंने उस स्थान पर शाश्वत प्रकाश स्तंभ का निर्माण किया जहां पहले उपनिवेशवादी ने रेट्सबर्ग पर कदम रखा था। वेस ने विशाल सुलगती मोमबत्ती की ओर अपने हाथ का इशारा किया। कट्टर शांतिवादियों के वंशज शाश्वत प्रकाश स्तंभ को एक दिखावा मानते हैं। जब ब्राइट रिपब्लिक ने धीरे धीरे अपना सैनिकरण बढ़ाया तो सबसे असंतुष्ट शांतिवादियों ने अपनी अल्प बचत को खत्म कर दिया और उस ग्रह की स्थापना की जो अंततः क्लाउडी कर्टेन बन गया। इसलिए उन्होंने इस मोमबत्ती को अनंत प्रकाश स्तंभ की मध्य उंगली के रूप में बनाया। हाँ, सुलगती मोमबत्ती इस ग्रह के लोगों को याद दिलाती है कि शेष गणतंत्र अपने आदर्शों को भूल गया है। प्रकाश बुझ गया है और केवल एक सुलगता हुआ सिरा बचा है। क्या आपको शांतिवादियों के इस ग्रह पर अपनी मशीनी कार्यशाला स्थापित करने में अजीब नहीं लगता? इस ग्रह की स्थापना को सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं। वेस ने बिना किसी चिंता के उत्तर दिया। समय ने हमारी जड़ें मिटा दी हैं। इन दिनों स्थानीय लोग बियर पीते हैं और किसी भी नियमित रिपब्लिकन नागरिक की तरह मशेरेना द्वंद्व देखते हैं। जब मैंने और मेरे पिता ने अपना व्यवसाय पंजीकृत किया तो नौकरशाहों ने शायद ही कोई आपत्ति जताई। कुछ भी शाश्वत नहीं था। सपने तभी तक कायम रहे जब तक लोग जाग नहीं गए। जीवन अंततः आगे बढ़ना ही चाहिए। सड़कों का दौरा करने और स्थानीय दर्शनीय स्थलों को दिखाने के बाद जोड़े ने लौटने का फैसला किया। वे फ्रेजलैंड के बाहरी इलाके में एक और एयर कार ले गए और शाम तक कार्यशाला में लौट आए। कार्लोस ने अलविदा कहा। आपके साथ घूमना बहुत अच्छा रहा। यह मुझे रेट्सबर्ग में हमारे दिनों की याद दिलाता है। ब्रेक के लिए आभारी रहें क्योंकि आपका काम कल से शुरू होगा। आपको जितनी जल्दी हो सके फैब्रिकेटर के रूप में अपनी नई भूमिका में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें अपने संसाधनों को हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं समझता हूँ आपको मुझे काम पर रखने पर पछतावा नहीं होगा। रात की अच्छी नींद के बाद वेस अगले दिन उठा और कुछ काम करना शुरू कर दिया। प्रशासनिक विवरण। उन्होंने कार्लोस को सुरक्षा प्रणाली में शामिल कर दिया और उन्हें सुविधाओं तक सीमित पहुंच प्रदान की। उन्होंने उसके लिए एक नया मेक डिजाइनर खाता भी तैयार किया और उसे अपने चेजिंग क्लाउड्स खाते के तहत डिजाइनों तक पहुंच प्रदान की। जब कार्लोस कार्यशाला में पहुंचे तो वेस उन्हें कार्यालय कक्ष में ले गए और दूसरे टर्मिनल की ओर इशारा किया। वह आपका नया कार्य केंद्र है। मैंने आपको आयरन स्पिरिट में लॉग इन करने और अपने कौशल का अभ्यास करने की अनुमति देने के लिए इसे पहले ही कॉन्फ़िगर कर दिया है। क्या मैं आपके डिजाइन सॉफ्टवेयर का भी उपयोग कर सकता हूं? अगर मैं अपने अन्य मशीनी डिजाइन कौशल को विकसित कर सकूं तो इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। यह पहले से हो चुका है। वेस ने उत्तर दिया और अपने कर्मचारी का ध्यान शुरुआती मेनू में एक ग्रे आउट आइकन की ओर आकर्षित किया। मैंने काम के घंटे खत्म होने के बाद डिजाइन सॉफ्टवेयर को अनलॉक करने के लिए टर्मिनल सेट किया है। यदि आप अपनी खुद की मशीन डिजाइन करने के साथ काम करना चाहते हैं तो आप अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद वहां रुक सकते हैं। यह आपकी बहुत उदारता है। फिर से धन्यवाद। कोई बात नहीं। एक बार जब कार्लोस ने डेवलपर खाते का पंजीकरण पूरा कर लिया तो वेस अपने टर्मिनल पर वापस गया और अपने गेम खाते में लॉग इन किया। उन्होंने कई दिनों तक काम बंद रखा। मुझे अभी भी लगभग 700 डीपी की कमी महसूस हो रही है। यदि मैं अपने गणित को जर्नीमैन में अपग्रेड करना चाहता हूं तो मुझे एक नया वर्चुअल डिजाइन प्रकाशित करना होगा। समस्या यह थी कि वे बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकता था। अपनी समय सारिणी को बनाए रखने के लिए उसे वास्तविक मेक बेचने के लिए वापस जाना पड़ा। वर्चुअल मशीनों का एक पूरा समूह डिजाइन करने के बजाय
मुझे एक मशीन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पूरे स्टार क्षेत्र से प्राप्त ध्यान से वेस को पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है। इंडस्ट्री के कई अंदरूनी सूत्र उन पर नजर रखते थे। वह एक खराब डिजाइन जारी करके इस प्रारंभिक रुचि को बर्बाद नहीं करना चाहता था। पहली छाप सबसे महत्वपूर्ण थी। उनके अंतिम 2 आभासी डिजाइनों में अष्टकोण संस्करण शामिल थे। उनके मिस्ट्रॉलर ने एक सक्षम घात शिकारी के रूप में काम किया, जबकि उनके स्पीड डेमन ने हल्के हथियारों का पीछा करने में उत्कृष्टता हासिल की। दोनों एक नौसिखिया में एक डिजाइनर के लिए सक्षम डिजाइन थे, लेकिन वे उसके मौजूदा मानकों से कम थे। अप्रेंटिस में एक डिजाइनर के रूप में आगे बढ़ने के बाद वेस को लगा कि अब सितारा डिजाइन की ओर बढ़ने का समय आ गया है। जब उन्होंने लीमर में प्रतिस्पर्धा की तो उन्हें पहले से ही इन डिजाइनों का स्वाद मिल गया था। वह केवल लागत के कारण पीछे हट गया। मेरे व्यय खाते में कुछ भी नहीं बचा है। मैंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। वेस ने अपने बैंक खातों की जांच करते समय ध्यान दिया। मैंने पहले से ही अपने गुल्लक में पैसा डालना शुरू कर दिया है। लिक्विड फंड में केवल 22 मिलियन क्रेडिट्स बचे होने पर क्या मैं वर्चुअल लाइसेंस पर पैसा खर्च कर सकता हूँ? वेस ने कैटलॉग पर एक नजर डालने का निर्णय लिया। मेज के अधिकांश लाइसेंसों का औसत लगभग 10 लाख क्रेडिट था। यह एक भारी कीमत थी जिसने अधिकांश शौकिया में डिजाइनरों को काम से बाहर कर दिया। अव्यवस्था की कमी ने वेस को आकर्षित किया, हालांकि उन्हें उन पेशेवरों से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी जिनके पास बहुत अधिक समय था। भले ही मैं जवान हूँ, फिर भी मैं मजबूती से खड़ा रह सकता हूँ। उन्होंने सबसे ज्यादा बिकने वाले वेरिएंट पर नजर डालने के बाद यह निष्कर्ष निकाला। इससे मदद मिली कि उनका इरादा बिक्री चार्ट में शीर्ष पर पहुंचने का नहीं था। वेस संतुष्ट था अगर उसने 700 डीपी अर्जित किए। इस मामूली लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वेस ने उस प्रकार की मशीन पर विचार किया जिसे वह डिजाइन करना चाहता था। चल रहे तनाव के कारण लोग कम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खेल में खिलाड़ियों की भीड़ उमड़ रही है। कठिन समय में वे केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। कई शक्तिशाली लोगों ने अपना प्रशिक्षण तेज कर दिया। उन्होंने सरल साम्यवादी तकनीकों को पीछे छोड़ दिया और इसके बजाय विशेषीकृत तकनीकों में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। मार्सेला ने अपने कार्यालय की पिछली यात्रा के दौरान पहले ही इस चलन के बारे में बता दिया था। वेस के मन में पहले से ही एक योजना थी। अपने आगामी रीडिजाइन प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए वे एक मीडियम नाइट पर काम करना चाहते थे। मार्क एंटनी वास्तव में एक अतिभारित हाइब्रिड शूरवीर था। अपने डिजाइन करियर की शुरुआत में ही इस संस्करण पर काम करके वे वास्तव में घोड़े के आगे गाड़ी रख रहे थे। वह एक नियमित शूरवीर के मूल रूप से शुरुआत करके हाइब्रिड शूरवीरों पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। मेज शब्दों में शूरवीरों का तात्पर्य एक हाथ वाले हथियार और ढाल से लैस मेज से है। आमतौर पर शूरवीर अपनी बहुमुखी प्रतिभा और लोकप्रियता के कारण तलवारों से लैस होते थे, हालांकि कुछ लोग भाले या कुल्हाड़ियों पर भरोसा करते थे। एक सामान्य शूरवीर कभी भी दूरगामी हथियार नहीं चलाता। कभी कभी वे पिस्तौल ले जाते थे, लेकिन कभी कोई बड़ी चीज नहीं रखते थे। हाथापाई की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने वाले मैक्स ने शक्ति के लिए अपने अंगों को अनुकूलित किया। दूरगामी हथियारों ने इसका उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सटीकता की मांग की। एक शूरवीर जो शक्ति और परिशुद्धता दोनों को संयोजित करने की कोशिश करता था, उसे हाइब्रिड शूरवीर कहा जाता था। कारण अपने भार की परवाह किए बिना शूरवीरों ने रक्षा का एक घेरा बनाया। अकेले काम करते समय उनका प्रदर्शन आमतौर पर खराब रहा, लेकिन टीम की लड़ाई में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक शूरवीर के किसी पद पर बने रहने से
किसी भी दुश्मन को रक्षक को हटाने के लिए एक दर्दनाक परीक्षा से गुजरना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने अन्य भूमिकाएं भी निभाई। उदाहरण के लिए, उन्होंने दुश्मन की रेखाओं को तोड़ने के लिए अपने कठोर बाहरी हिस्सों का उपयोग किया। वे कमजोर तोपखाने यंत्रों या किसी अन्य प्रकार के शार्प शूटर यंत्रों की भी रक्षा करते थे। एक शूरवीर और एक रेंज्ड में के बीच तालमेल सर्वविदित था। मुझे एक ऐसा शूरवीर डिजाइन करना होगा जो एक टीम में काम करने में सक्षम हो। पहले लीमर में वेस ने ऐसी मशीनें डिजाइन की थीं जो अकेले संचालित होती थीं। ये अलग था। हालांकि वह अभी भी एक ऐसे शूरवीर को डिजाइन कर सकता था जो एकल द्वंद्व में उत्कृष्ट हो। उसे एक टीम में सहजता से एकीकृत होना था। उन्होंने अपने आगामी डिजाइन के लिए कुछ पैरामीटर तय किए। शूरवीर को हराने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए उसका वजन मध्यम भार वर्ग के शीर्ष पर होगा। यह धीमा होने वाला है, लेकिन यह अभी भी मध्यम स्तर की सीमा के भीतर होना चाहिए। नाइट को नजदीकी सीमा पर भी पर्याप्त खतरा होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसे मजबूत हथियारों और पैरों की आवश्यकता होगी। अधिकांश शूरवीरों ने पहले से ही इन कारकों को ध्यान में रखा। कुछ डिजाइनों ने बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया, लेकिन खुद को अलग दिखाने के लिए कुछ अन्य पहलुओं पर भी जोर दिया। वेस ने विशेष रूप से एक शक्तिशाली शॉर्ट रेंज डैश वाला डिजाइन मांगा था। कैटलॉग को ब्राउज करने के 1 घंटे के बाद वेस ने अंततः अपनी पसंद सीमित कर ली। अध्याय 119। हॉपलाइट। कई मेक निर्माताओं ने साहसपूर्वक सुपरस्टार डिजाइनों के साथ बाजार में प्रवेश किया। केवल कुछ ही कंपनियों ने आज तक टिके रहने की पर्याप्त शक्ति प्रदर्शित की है। लिंडहोम आर्मामेंट कंपनी अपनी मामूली जड़ों से आगे निकलकर एक विशाल ट्रांस गैलेक्टिक कॉरपोरेशन बन गई। लिंडहोम मेक मार्केट में एक घरेलू ब्रांड नाम था, इस हद तक कि वफादार ग्राहक बिना दिमाग लगाए उनके नवीनतम उत्पाद खरीदते थे। वे आम तौर पर मुख्य धारा के मेज का तिरस्कार करते थे, लेकिन उनका परिचयात्मक मॉडल देखने लायक था। लिंडहोम की कहानी उनके पहले व्यावसायिक रूप से उपलब्ध डिजाइन हॉपलाइट HPL 100P से शुरू हुई। 200 साल पहले हॉपलाइट की शुरुआत ने एक छोटी और अस्पष्ट कंपनी को गैलेक्टिक प्रमुखता के लिए प्रेरित किया। इसका डिजाइन परंपरा से काफी भिन्न था। सबसे पहले हॉपलाइट ने अपने मुख्य हथियार के रूप में तलवार के बजाय भाले का इस्तेमाल किया। लिंडहोम एक साधारण भाले से संतुष्ट नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपनी लंबाई को समायोजित करने में सक्षम एक अभिनव हथियार पेश किया। एक मजबूत स्तरित ट्यूब डिजाइन के माध्यम से हॉपलाइट भाले की लंबाई को इच्छानुसार बड़ा या छोटा कर सकता है। इस संरचना का एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह था कि भाला अधिक बल का सामना नहीं कर सका। यह अभी भी एक साहसी नवाचार है, वेस ने प्रशंसा करते हुए कहा। सच है, हथियार में खामियां थीं, लेकिन इसने मॉडल के लिए काम किया। इससे साबित हुआ कि अच्छी बिक्री के लिए किसी डिजाइन का इंजीनियरिंग परिप्रेक्ष्य में दोषरहित होना जरूरी नहीं है। हॉपलाइट ने एक अपरंपरागत भारी ढाल का भी उपयोग किया। इसकी बड़ी गोल ढाल के केंद्र में एक सपाट, चौड़ी कील थी, जो इसे हथियार के रूप में उपयोग किए जाने पर कवच को भेदने की अनुमति देती थी। लिंडहोम ने कुछ अपरंपरागत संवर्धन जोड़कर स्पष्ट रूप से आक्रामक उपयोग के लिए ढाल को डिजाइन किया। सबसे पहले उन्होंने ढाल के पिछले हिस्से में लघु बूस्टर जोड़े। जब हॉपलाइट ने निंदा प्रस्ताव शुरू किया तो उन्होंने स्वचालित रूप से अपने आरोपों को प्रज्वलित कर दिया। बूस्टर केवल 1/4 सेकंड के लिए जले, लेकिन यह प्रभाव को 50% तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। यदि यह पर्याप्त नहीं था, तो लिंडहोम डिजाइनरों ने एक जड़त्वीय मैनिपुलेटर भी भर दिया। सामान्यतः यह निष्क्रिय रहता था। मॉड्यूल तभी प्रभावी हुआ जब हॉपलाइट खराब होने लगा।
इससे ढाल का वजन केवल 30% कम हो गया, जिससे मारपीट तेज हो गई। प्रभाव से पहले आखिरी क्षण में मॉड्यूल ने अपनी सेटिंग्स उलट दी, जिससे ढाल 30% भारी हो गई। इससे हमला धीमा हो गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा जब ढाल ने तुरंत बाद अपने लक्ष्य को प्रभावित किया। अतिरिक्त वजन ने बैश को और अधिक गति प्रदान की, जिससे ढाल को रोकना कठिन हो गया। हॉप्लाइट पायलट आमतौर पर एक विस्तारित भाले से अपने लक्ष्य पर हमला करते थे। यह हॉप्लाइट का मुख्य कॉम्बो था, जिसने डिजाइन को प्रमुखता प्रदान की। संवर्धन के कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। जबकि लिंडहोम ने झटके के खिलाफ बूस्टर और जड़त्वीय मैनिपुलेटर को मजबूत किया, फिर भी उनमें खराबी का खतरा था। संवर्धन में केवल सीमित मात्रा में शुल्क लगाया गया, जो 3 के लिए पर्याप्त था। बार आलोचकों ने इसे नौटंकी बताया। इस प्रदर्शन को करने वाले मेक पायलटों ने इसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया। विवाद के बावजूद लिंडहोम ने आक्रामक रूप से हास्यास्पद कदम का विपणन किया और सैकड़ों हजारों हॉप्लाइट्स बेचे। अंततः प्रचार खत्म हो गया, लेकिन उस समय तक लिंडहोम ने बेहतर डिजाइनों के विकास के लिए धन जुटाने के लिए काफी पैसा कमा लिया था। यदि ऐसा था, तो मॉडल को अब तक भूल जाना चाहिए। इसके बजाय हॉप्लाइट को अपनी अंतिम विशेषता के कारण आयरन स्पिरिट में स्थायी लोकप्रियता मिली। लिंडहोम आक्रामक कौशल वाला एक शूरवीर डिजाइन करना चाहता था। हथियारों को उन्नत करना पर्याप्त नहीं था। वे अपनी मशीन को तेज गति से आगे बढ़ने की क्षमता भी देना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने बूस्टर पर भरोसा किए बिना हॉप्लाइट को बड़े पैमाने पर संशोधित किया। बूस्टर स्थापित करना में के शॉर्ट रेंज बूस्ट को बढ़ाने का पारंपरिक तरीका था। शक्तिशाली होते हुए भी उन्होंने डिजाइन पर कई सीमाएं भी लगा दी। ईंधन भंडारण और गर्मी प्रबंधन जैसे मुद्दों से निपटने के बजाय लिंडहोम ने पैरों को बढ़ाया। जबकि पैर अभी भी मानवीय दिखते थे, डिजाइनरों ने कृत्रिम मांसपेशियों को बड़े पैमाने पर मजबूत किया। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने यह कैसे किया, लेकिन उन्होंने एक मूल मांसपेशी योजना पेश की जिसने मेक्स को बेहद शक्तिशाली विस्फोट में जमीन से धक्का देने की अनुमति दी। पैरों में लगे विस्तार योग्य पंजों ने हॉप्लाइट की पकड़ को अधिकतम करने में मदद की, जिससे इसे फिसलने से रोका गया। कुल मिलाकर वेस ने हॉप्लाइट के मूल डेवलपर्स की प्रशंसा की। वे अपने स्वयं के दृष्टिकोण को पुराने शूरवीर आदर्श पर लागू करने से डरते नहीं थे। भाले, ढाल और पैरों पर किया गया काम एक दूसरे की ताकत का पूरक था। एक साथ मिलने पर उनका प्रभाव बढ़ जाता था। डिजाइनर अपनी विचित्र दृष्टि को एक व्यावहारिक उत्पाद में बदलने में सफल रहे। हॉप्लाइट एक उत्कृष्ट कृति है। डिजाइन के संदर्भ में मॉडल को सुधारना कठिन था, लेकिन बर्बाद करना आसान था। कई मेक डिजाइनरों ने ऐसे वेरिएंट विकसित करने की कोशिश की और असफल रहे, जिससे इसके प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। वेस किसी चुनौती से नहीं डरते थे। वह साबित करना चाहता था कि वह हॉप्लाइट जैसे कठिन मॉडल को संभाल सकता है। इसका रास्ता एक नया संस्करण बनाने में सफल होना था, जो कि बेस मॉडल का कोई छोटा मोटा दोहराव नहीं था। लिंडहोम आर्मामेंट कंपनी हॉप्लाइट HPL 100P 1.2 मिलियन उज्ज्वल क्रेडिट वह कीमत देखकर घबरा गया। हालांकि उसके पास अभी भी पर्याप्त मात्रा में बचत थी, लेकिन वे हाल ही में कोई पैसा नहीं कमा रहा था। मुझे अभी भी एक और खरीदारी करने की जरूरत है। वेस के मन में एक बहुत ही सरल योजना थी। वह ऐसी डिजाइन बनाना चाहते थे जो वर्तमान चलन का लाभ उठा सके। कई किशोर शक्तिशाली अपने पायलटिंग कौशल को चमकाने के लिए वर्तमान में आयरन स्पिरिट की ओर आ रहे थे। नाइट में महारत हासिल करना मैकेनिकल अकादमियों और मैकेनिकल संस्थानों द्वारा पेश की जाने वाली बुनियादी कक्षाओं में से एक थी। यह सबसे सरल मैक प्रकार था और इसने शुरुआती लोगों को मेज चलाने में एक उत्कृष्ट प्रारंभिक बिंदु प्रदान किया।
बेस मॉडल की सीमित लोकप्रियता का एक कारण यह था कि इसे भाले के चारों ओर बनाया गया था। प्रशिक्षु पायलट केवल तलवार चलाने वाले शूरवीरों के साथ अभ्यास करते थे। उनका इरादा तलवार चलाने वाले हॉप्लाइट वेरिएंट को डिजाइन करके उनकी जरूरतों को पूरा करना था। जबकि कैटलॉग में ऐसे कई प्रकार पहले से ही पाए जा सकते थे, वेस ने सोचा कि वे इस अवधारणा पर अपना विचार डाल सकते हैं। कैटलॉग ब्राउज करने के बाद वेस को एक उपयुक्त हथियार मिला और उसने उसे अपने शॉपिंग कार्ट में जोड़ा। जेजेवी लिमिटेड इंपीरियल तलवार ISX 34 2,50,000 उज्ज्वल क्रेडिट तथाकथित शाही तलवार सुनने में आकर्षक लगती थी, लेकिन इसका आकार प्रशिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों जैसा ही था। एक हाथ की तलवार न बहुत लंबी, न बहुत छोटी, न बहुत भारी, न बहुत हल्की इत्यादि होती थी। कम से कम उनके प्रशिक्षण की शुरुआत में प्रत्येक संभावित मेक पायलट को समायोजित करने की आवश्यकता के कारण इसमें कोई विशिष्ट विशेषताएं नहीं थीं। वेस ने इंपीरियल तलवार को चुना क्योंकि यह सस्ती और निम्न मानक प्रशिक्षण तलवारों से एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया अपग्रेड था। जेजेवी लिमिटेड ने तलवार की संरचना को बदलने से लेकर इसके आकार और द्रव्यमान के केंद्र को समायोजित करने तक सरलीकृत तलवार डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे शोध किए। इसने एक ऐसे हथियार का निर्माण किया जिसे कई रंगरूट अपने करियर की शुरुआत में उपयोग करना पसंद करते थे। यह बहुत रोमांचक तलवार नहीं है, लेकिन यह एक समय परीक्षित डिजाइन है। यह तेज, सख्त और बहुत महंगा नहीं है। अधिकांश मेक पायलटों के लिए यह काफी अच्छा है। अपनी खरीदारी की पुष्टि करने के बाद उसकी बचत कम हो गई। अब उनके पास 2-3 स्टार लाइसेंस हैं, जो एक अच्छा संस्करण डिजाइन करने के लिए पर्याप्त हैं। अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और सोचने लगा कि वह अपने डिजाइन पर किस प्रकार की दृष्टि अंकित करना चाहता है। हमेशा की तरह वह प्राचीन इतिहास से एक उदाहरण खोजने का प्रयास किया। एक तलवार चलाने वाला। नहीं, मैं कोई शोबोटर नहीं बनाना चाहता। एक वाइकिंग, बहुत आक्रामक और अनुशासनहीन। एक मध्ययुगीन शूरवीर। यह काम कर सकता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इसमें कमी है। कुछ मिनटों की निरर्थक खोज के बाद वेस ने इतिहास का संदर्भ देना छोड़ दिया। क्या मुझे एक सुसंगत चित्र बनाने के लिए सबसे पहले वास्तविकता का सहारा लेने की आवश्यकता है? उसने अब तक के अपने डिजाइनों के बारे में सोचा। जब वेस अपना इरादा बनाने की कोशिश करते थे तो वे हमेशा अपने दिमाग को नाटकीय कार्यों की ओर जाने देते थे। जब उन्होंने मार्क एंटनी या मिस्ट्रॉलर जैसे डिजाइनों के बारे में सोचा, तो वेस ने स्वचालित रूप से अपनी कल्पना को वास्तविकता का पालन करने के लिए विवश कर दिया। यदि उसने यह नियम तोड़ दिया तो क्या होगा? एक स्पेक्टर एक ऐसी चीज है जो जीवित है लेकिन अमूर्त है। जो चीज भौतिक स्तर पर स्थिर नहीं है, उसके नियमों से बंधे होने का कोई दायित्व नहीं है। यह सरल लग रहा था, लेकिन वेस जैसा इंजीनियर इतनी आसानी से ब्रह्मांड के नियमों की अनदेखी कैसे कर सकता था? मेक एक मशीन थी। उनकी संरचना और रचना कोई जादुई नहीं थी। जब तक मेक डिजाइनर को इसका खाका प्राप्त हो गया, वे बिना किसी समस्या के मेक को दोहरा सकते थे। आध्यात्मिक को छोड़कर सभी। एक स्पेक्टर के स्पष्ट अस्तित्व ने वेस को लंबे समय से आश्वस्त किया था कि मेच में एक प्रोटो आध्यात्मिक उपस्थिति हो सकती है। उन्होंने कभी भी इस आधार के पूर्ण निहितार्थों की खोज नहीं की। आध्यात्मिक अस्तित्व कोई भी आकार ले सकता है। वेस ने उस समय को याद किया जब उन्होंने एक स्पेक्टर में एक छोटी सी सफलता हासिल की थी। उस समय वे पहली बार पूरे स्टार सेक्टर के सामने प्रतिस्पर्धा कर रहा था। फ्री फॉर ऑल चरण में एक उच्च रैंकिंग मैक पायलट का दावा करने के लिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके एक में एक डिजाइन करना था।
उनके गर्म प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो में उत्पन्न हुआ वह यूनिकॉर्न था। फ्रेम की कई तकनीकी खामियों के बावजूद वेस ने इसके डिजाइन की कल्पना एक गौरवपूर्ण और अक्षुण्ण में के रूप में की, जो अपने नाम के सींग की तरह अपना भाला चलाता था। सच कहें तो उसके पास इसकी काल्पनिक पृष्ठभूमि पर विचार करने का समय ही नहीं था। गेंडा एक पौराणिक प्राणी है। एक गेंडा कैसा दिखता है और उसके पास किस प्रकार की शक्तियां हैं, इस बारे में हर किसी के अपने विचार हैं। इस मामले में एकमात्र परिप्रेक्ष्य जो मायने रखता है वह मेक डिजाइनर द्वारा रखा गया है। यदि एक स्पेक्टर को वास्तविकता पर आधारित करने की आवश्यकता है तो एक काल्पनिक छवि हानिकारक होनी चाहिए। किसी तरह वेस को विश्वास नहीं हुआ कि वर्दी पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा है। लवजॉय के हाथों में इसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और अपने घटिया निर्माण की सीमा को थोड़ा पार कर गया। क्या ये वाकई इतना आसान है? एक भी उदाहरण उनकी धारणाओं को सिद्ध नहीं करता। फिर भी वेस को सहज विश्वास था कि वे सही रास्ते पर है। सवाल यह है कि क्या मैं इसका परीक्षण करने को तैयार हूँ। वह इस नए दृष्टिकोण का परीक्षण करने की प्रबल इच्छा रखते थे। जोखिम बहुत बड़े थे। यदि उसने लीमर ओपन प्रतियोगिता जीतने के बाद अपना पहला नया डिजाइन खराब कर दिया तो वे एक पर्याप्त बिक्री नहीं जुटा पाएगा। फिर भी अगर वे असफल हो गया तो क्या होगा? कोई नहीं जानता था कि एक स्पेक्टर जैसी अलौकिक चीज का अवलोकन और माप कैसे किया जाए। ज्यादा से ज्यादा कॉकपिट में प्रवेश करने वालों को एक अप्रिय माहौल सहना पड़ा। वेस उत्साहपूर्ण मूड में था। पहली बार घर से बाहर निकलने वाले बच्चे की तरह वे इस नई दुनिया का पता लगाना चाहता था। वह केवल अपनी कल्पना तक ही सीमित था। उन्हें किसी मौजूदा मिथ्या का संदर्भ देने की भी आवश्यकता नहीं थी। अपने दम पर कुछ क्यों नहीं बनाते? कुछ ऐसा जो घटकों के साथ मेल खाता हो। उसे पहले से मौजूद छवि को एक ऐसे सांचे में भरने की कोशिश करने के बजाय काम करना था जो पूरी तरह से फिट नहीं था। आइए किसी मजबूत चीज के साथ चलें लेकिन बहुत जटिल न हो। उनकी सक्रिय कल्पना ने अनेक संभावनाओं को जन्म दिया। कुछ मौजूदा मिथकों के वे उत्पन्न थे, जबकि अन्य उपयोगी होने के लिए बहुत कट्टरपंथी लग रहे थे। उन्होंने अपने डिजाइन को प्रशिक्षक के नाम से जाने जाने वाले अमर की छवि के आधार पर चुना। वह अतीत में एक साहसी शूरवीर और तलवारबाज हुआ करता था, जिसने मनुष्य और जानवर दोनों के खिलाफ लड़ाई में खुद को प्रतिष्ठित किया था। उन्होंने हर जीत से ताकत हासिल की और अपनी तलवारबाजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शिखर पर पहुंचने की अपनी खोज में उन्होंने कला के अन्य उस्तादों से विभिन्न शैलियां सीखने की भी कोशिश की। प्रशिक्षक को अंततः आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। योद्धा ने अमरता के रहस्यों को समझ लिया और मनुष्यों में श्रेष्ठ लोगों की श्रेणी में शामिल हो गया। साल बीतते गए और युद्ध खत्म होते गए। आखिरकार प्रशिक्षक ने अपनी युवावस्था का जुनून त्याग दिया। वह एक प्रतिष्ठित सम्राट के रक्षक के रूप में काम करने लगा, जिसने उसे पद की तलवार प्रदान की। उसने हत्या करने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा करने के लिए अपना ब्लेड चलाया। जिस साम्राज्य की उसने सेवा की, उसने सर्वोच्च शासन किया। प्रशिक्षक के पास अपनी योग्यता साबित करने का अवसर नहीं था। कुछ और करने को न होने पर उन्होंने युवा पीढ़ी को तलवार चलाने की शिक्षा देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह अपने शिक्षण के लिए जाने जाने लगे। प्रशिक्षक ने न केवल तलवारबाजी के सार को समझाने में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि इस प्रक्रिया में उन्होंने कई अंतर्दृष्टि भी प्राप्त की। उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रदर्शनों की सूची से सभी स्वभाव और अत्यधिक चालों को हटा दिया और अपनी तलवारबाजी को एक शुद्ध रूप में विकसित किया। क्या मैं कुछ ज्यादा ही अस्पष्ट हूँ? वेस ने अचानक पूछा। वह अपनी बनाई कहानी से बहुत संतुष्ट थे, लेकिन वे सेटिंग पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। यदि ऐसा होता तो वे एक उपन्यासकार भी बन सकते थे।
जब मैंने यूनिकॉर्न डिजाइन किया तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा, इसलिए शायद यह ठीक है। विवरण संभवतः बहुत अधिक मायने नहीं रखते थे। वेस को वास्तव में अपने इरादे को आकार देने के लिए एक मिथ्या की आवश्यकता थी। एक मजबूत और विशिष्ट छवि के साथ मुख्य बिंदुओं पर पकड़ बनाए रखना और घंटों तक एक जुट इरादे बनाए रखना आसान हो गया। एक जटिल बैक स्टोरी ने धागों को एक साथ रखना कठिन बना दिया। कहानी उद्देश्यहीन नहीं थी। वेस को इस विशिष्ट मिथ्या के साथ कई लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद थी। सबसे पहले, प्रशिक्षक बूढ़ा था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया और कई युद्ध क्षेत्रों में संघर्ष किया। अपने बाद के वर्षों में वह नरम पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने युद्ध के लिए अपनी बढ़त बरकरार रखी। उम्मीद है कि यह गुण युद्ध की गर्मी में शांत चित्तता में तब्दील हो जाएगा। वे इस तलवारबाजी के प्रति प्रशिक्षक के प्रेम और जुनून को भी आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने प्रशिक्षक को किसी एक शैली का विशेषज्ञ नहीं बनाया, बल्कि उसे कई अलग अलग रूपों से अवगत कराया। लचीले होते हुए भी प्रशिक्षक ने अपने व्यापक शिक्षण अनुभव के कारण बुनियादी बातों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली। वेस इससे जो हासिल करना चाहता था वह अपने ग्राहकों को सफलताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना था। उसे कोई चमत्कार होने की उम्मीद नहीं थी, बस एक हल्का सदका ही काफी था। यह सब बहुत अस्पष्ट है। मैं यह भी नहीं जानता कि क्या मैं इन सभी धारणाओं के साथ खुद को धोखा दे रहा हूँ। वेस थोड़ा मुस्कुराया। कल्पना हो या न हो, प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। अध्याय 120। इटरेटिंग वेस ने अपनी नवीनतम डिजाइन प्रक्रिया को एक परियोजना की तरह अपनाया। वे दिन गए जब वह सप्ताह भर के सत्रों में बेतरतीब ढंग से एक मेक इट हॉक डिजाइन करते थे। उनके बेहतर कौशल ने उन्हें बहुत अधिक संभावनाएं दी और कई कारकों के प्रति उनकी आंखें खोल दी जिन्हें वे पहले चूक गए थे। जब उन्होंने पहले लीमर में प्रतिस्पर्धा की तो वे इसके पास अपने काम को दोबारा जांचने का समय नहीं था। नियमों द्वारा लगाई गई क्रूर समय सीमा ने उसे अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने की अपनी पिछली पद्धति का पालन करने के लिए मजबूर किया कि उसने इसे सही कर लिया है। उनके नवीनतम प्रोजेक्ट में डिजाइन के एक चक्र के बाद परीक्षण और वापस डिजाइन की आवश्यकता थी। अपने ज्ञान के बढ़े हुए आधार के साथ वे एक गुफावासी की तरह कार्य किए बिना सिस्टम के कई गणितीय मॉडलों का उपयोग करने में सक्षम था। प्रत्येक डिजाइन विकल्प के साथ वह कठोर परीक्षण के माध्यम से परिणामों को सत्यापित कर सकता था। वह बेहतर समाधान ढूंढ सकता था और गलतियों से बच सकता था, जब तक कि उसने संख्याओं को खंगालने में पर्याप्त समय बिताया। निस्संदेह इसमें समय लगा। सिस्टम की विलक्षण प्रसंस्करण शक्ति के बावजूद वे इसकी अद्भुत क्षमताओं का केवल एक हिस्सा ही प्राप्त कर सका। इससे भी अधिक, कई अलग अलग स्थितियों का अनुकरण करने के लिए वे अक्सर मॉडलों में बदलाव का सहारा ले सकते हैं। उनका इरादा अपने शुरुआती लक्ष्य से भटकने का नहीं था। डिजाइन करना शुरू करने से पहले उन्होंने एक सरल शेड्यूल बनाया। चलो देखते हैं। एक अच्छा डिजाइन तैयार करने के लिए 3 सप्ताह का पर्याप्त समय होना चाहिए। इससे अधिक और यह प्रयास के लायक नहीं है। मैं डिजाइन को आकार देने में 1 सप्ताह बिताऊंगा और मॉडलिंग और सिमुलेशन के माध्यम से इसे परिष्कृत करने में 2 सप्ताह बिताऊंगा। वेस ने परियोजना को विभिन्न चरणों में भी विभाजित किया जो उनके द्वारा संशोधित भागों के अनुरूप थे। उन्होंने इंटीरियर से शुरुआत करके बाहर तक काम करना पसंद किया, इसलिए पहले चरण में आंतरिक फ्रेम और विभिन्न आंतरिक घटकों पर चर्चा की गई। हर बार जब वे प्रासंगिक घटकों को संशोधित करना समाप्त कर लेता तो वे उनका सख्ती से परीक्षण करता जब तक कि वे संतुष्ट नहीं हो जाता या समय समाप्त नहीं हो जाता। वह हर चरण को इसी तरह से तब तक पार करता रहा जब तक कि उसने अपने डिजाइन के हर हिस्से को खंगाल नहीं लिया। अंत में
उन्होंने अपनी नई मशीन का समग्र तरीके से परीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय आरक्षित रखा। आइए आंतरिक फ्रेम से शुरू करें। बेस मॉडल के कंकाल ने कमर और पैरों को असंगत रूप से पसंद किया। होप्लाइट ने जब अपनी शक्तिशाली दौड़ शुरू की तो उसके पैरों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। वेस ने आंतरिक फ्रेम के साथ ज्यादा खिलवाड़ न करने का निर्णय लिया। यहाँ उनके द्वारा किया गया कोई भी छोटा मोटा बदलाव ढेर सारे फॉलो अप में बदल गया प्रभाव। फ्रेम का मूल डिजाइन पहले से ही ठीक काम कर रहा है। उन्होंने केवल 200 साल पुराने डिजाइन को आधुनिक मानकों के अनुसार अद्यतन किया और अपने परिवर्तनों का कठोरता से परीक्षण किया। फ्रेम का ऊपरी भाग भारी प्रभावों का थोड़ा बेहतर प्रतिरोध करता है। इसके बाद उन्होंने मुख्य घटकों की ओर रुख किया। उन्होंने किसी भी मुख्य भाग की अदला बदली नहीं की, बल्कि इसके वर्तमान उपयोग के अनुरूप उनके डिजाइन में कटौती की। एक वास्तविक मशीन को मजबूत और वर्षों तक चलने की आवश्यकता होती है। एक वर्चुअल मेक को अधिकतम कुछ टीम लड़ाइयों को ही झेलना पड़ता था। होप्लाइट ने बहुत अधिक वजन बढ़ाने की कीमत पर बहुत सारी अतिरिक्तताओं की पेशकश की। उनकी स्वनिहित प्रकृति के कारण उन्होंने पावर रिएक्टर, इंजन और अन्य भागों में जो संशोधन किए, उन्हें परीक्षण के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता थी। लिंडहोम ने स्पष्ट रूप से इन घटकों को विशेषज्ञ उपकरण निर्माताओं से लाइसेंस प्राप्त किया था, इसलिए वे इसको बहुत कम उदाहरण मिले जहां वे डिजाइन को और भी अधिक अनुकूलित कर सके। वे निर्माता और अनुसंधान संस्थान अपने उत्पादों को लाइसेंस देकर अपनी जीविका चलाते हैं। उन्होंने अपने निर्माण को अनुकूलित करने में वर्षों बिताए होंगे। दोषों की कमी ने वेस को इन घटकों के संबंध में बिना नुकसान के लाभ कमाने से रोक दिया। इस प्रकार उन्होंने मुख्य रूप से आनुपातिक संबंध में कम द्रव्यमान के लिए मजबूती का आदान प्रदान किया। वेस ने अपने द्वारा किए गए समझौते को लागत के लायक माना। इसके बाद वह अगले चरण में चले गए। उन्होंने मशीन के आंतरिक लेआउट को शुरू से ऊपर तक फिर से बनाने में बहुत समय समर्पित किया। अपने जर्नीमैन स्तर के मैकेनिक्स और अप्रेंटिस स्तर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ वेस ने मशीन की गति की सीमा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। सभी यांत्रिक प्रकारों में शूरवीर के पास आंदोलनों की सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक सीमा थी। इसके प्रचुर कवच और सुस्त गति के कारण अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। इसने शुरुआत में प्रशिक्षु पायलटों के लिए नाइट्स को एक आदर्श मशीन बना दिया, क्योंकि इस प्रकार के पायलटिंग में कुशल बनने के लिए उन्हें कई युद्धाभ्यासों में महारत हासिल करने की जरूरत नहीं थी। मूल होप्लाइट अविश्वसनीय गति के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने भाले का उपयोग करता है। लिंडहोम ने होप्लाइट को नजदीकी सीमा पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन नहीं किया था। यहाँ तक कि उन्होंने चाकू से लड़ने की सीमा में आने वाले किसी भी हथियार को गिराने के लिए एक संवर्धित ढाल भी शामिल की। इसने किसी भी मेक डिजाइनर के लिए एक बड़ी समस्या पेश की जो होप्लाइट को तलवार चलाने वाले में बदलना चाहता था। गंभीर टकराव से निपटने के लिए मशीन में प्रतिक्रियाशीलता और गति की सीमा का अभाव था। वे समान समस्या से निपटने वाले अधिक अनुभवी डिजाइनरों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते थे। वह केवल एक शूरवीर की आंतरिक अखंडता को बरकरार रखते हुए होप्लाइट को एक कुशल तलवार चलाने वाले में बदलना चाहता था। उन्होंने सीधे तौर पर पुराने लेआउट का संदर्भ नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने मूल संस्करण से तुलना करने से पहले अपना स्वयं का आंतरिक लेआउट बनाया। इस प्रक्रिया में बहुत समय बिताया। एक केंद्रित इरादे को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण इस उबाऊ बाधा को खत्म करने के लिए वेस को बार बार ब्रेक की आवश्यकता होती थी। जब उसने आखिरकार अपना लेआउट पूरा कर लिया तो उसने नए की तुलना पुराने से की। मतभेद बहुत थे। उन्होंने दोनों के सर्वोत्तम हिस्सों को अपनाकर दोनों में सामंजस्य स्थापित किया और नई योजना को कई परीक्षणों से गुजारा।
परीक्षणों और बदलावों के प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ परिणामी डिजाइन योजना एक नए संतुलन पर पहुंच गई। वेस पर्याप्त अतिरेक को यथास्थान रखते हुए छोटे छोटे टुकड़ों को काटने में सफल रहे। अतिरिक्त स्थान ने उसे अपनी भुजाओं की गति की सीमा में सुधार करने की अनुमति दी। इस बिंदु पर वेस अपने प्रोजेक्ट शेड्यूल के आधे पड़ाव पर पहुंच गया। उन्होंने परीक्षण करने में काफी समय बिताया, लेकिन पहले से बेहतर परिणाम प्राप्त हुए। रास्ते में जब वेस अपनी एकाग्रता बनाए नहीं रख पाता तो वे बार बार अपना काम रोक देता था। चूंकि वह प्रशिक्षक को अपने नए डिजाइन पर छापने के बारे में गहराई से चिंतित था, इसलिए जब उसका दिमाग खराब होने लगा तो वेस ने काम जारी रखने की हिम्मत नहीं की। अपना ध्यान भटकाने के लिए वेस ने अपना अधिकांश खाली समय अपने नए कर्मचारी को पढ़ाने में समर्पित कर दिया। कार्लोस ने भी असेंबली प्रक्रिया को समझने की कोशिश में कड़ी मेहनत की, लेकिन अब तक बहुत कम सफलता मिली। यह मैक एक बुरा सपना है। एक शाम काम के बाद कार्लोस कराह उठा। यह ऐसा है जैसे किसी ने दो अलग अलग मैक को एक ही फ्रेम में भर दिया हो। वेस ने बियर की एक कैन का एक घूंट लिया। जब आप कवच के पार देखेंगे तो मार्क एंटनी सुंदर नहीं लगेंगे। मैंने गड़बड़ी को सरल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस समय मैं केवल इतना ही कर सकता था। मेरे पास अब कुछ और विचार हैं। एक बार जब मैं अपना वर्तमान प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगा तो मैं उन्हें आजमाऊंगा। आप अपने एकमात्र वास्तविक उत्पाद को अपडेट करने की योजना बना रहे हैं, ठीक है? मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, बाकी मैंने इसे बनाने का अभ्यास किया है। क्या आपको नहीं लगता कि मिसाइल लॉन्चर एक तरह से अनावश्यक हैं? यहाँ तक कि सीजर ऑगस्टस को भी इसका प्रभावी उपयोग करने का अवसर शायद ही कभी मिलता है। अकेले कुछ भी सार्थक हासिल करने के लिए मिसाइलों के पीछे पर्याप्त क्षमता या मारक क्षमता नहीं है। ईमानदारी से कहें तो वेस को शोल्डर लॉन्चर भी पसंद नहीं आए। उन्होंने केवल 2 बड़ी संख्या में मिसाइलों के लिए अनावश्यक मात्रा में वृद्धि की। माउंट को अलग करना कठिन था और उन्हें वापस लगाना और भी कठिन था। फिर भी वेस ने कभी भी उन्हें पूरी तरह से हटाने पर विचार नहीं किया। हॉप्लाइट वेरिएंट पर उनके चल रहे काम ने उन्हें नाइट क्लास की बेहतर सराहना दी। जब जेसन कोज़लोस्की शुरू में डिजाइन लेकर आए तो उन्हें इस बात की बेहतर समझ हो गई कि वे क्या हासिल करना चाहते थे। मिसाइल लॉन्चर सीजर ऑगस्टस श्रृंखला का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऐसे कई हाइब्रिड शूरवीर हैं जो लेजर तोपों को तलवारों और ढालों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग मिश्रण में तीसरा हथियार जोड़ने की हिम्मत करते हैं। लॉन्चर विभिन्न प्रकार की मिसाइलें पकड़ सकते हैं और एक अनम्य मशीन में बहुत आवश्यक लचीलापन जोड़ सकते हैं। अनम्य एक अल्पमत है। सीजर ऑगस्टस एक बोर्ड की तरह कठोर है। यह पहले कभी भी इस पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है। सीजर ऑगस्टस अभी भी एक सक्षम शूरवीर है। कोई भी एक पायलट जिसने उन्नत नाइट प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसे अपनी कमजोरियों के आसपास काम करने में सक्षम होना चाहिए। एक उन्नत मेक को अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए एक उन्नत मेक पायलट की आवश्यकता होती है। सामान्य रैंक और फाइल पायलट आमतौर पर सीजर ऑगस्टस जैसे परिष्कृत मॉडल को नहीं छूते थे। मार्क एंटनी मूल रूप से 14 बिन संस्करण था, लेकिन इसमें अभी भी कई उन्नत विशेषताएं बरकरार थीं जिससे इसमें महारत हासिल करना मुश्किल हो गया था। मुझे संदेह है कि अधिकांश उन्नत पायलट मिसाइल लॉन्चरों की भी परवाह करते हैं। कार्लोस के पास एक मुद्दा था, लेकिन वेस ने फिर भी मिसाइल लॉन्चरों पर जोर दिया। उन्हें हटाने से उसका संस्करण एक नियमित हाइब्रिड नाइट में बदल गया जिसने बड़ी संख्या में परिपक्व डिजाइनों के खिलाफ सीधे प्रतिस्पर्धा की। अगले दिन वेस काम पर वापस चला गया। उसने मेक के अंदरूनी भाग को खत्म कर दिया। अब उसे एक शूरवीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर काम करना था। हॉप्लाइट सीजर
ऑगस्टस के समान है, जिसमें दोनों डिजाइन यथासंभव अधिक कवच से ढके हुए हैं। यदि वे कुछ और ले जाते तो दुश्मन की गोलीबारी से बचने के लिए उनकी गति इतनी अधिक हो जाती कि वे किसी काम के नहीं रह जाते। कवच योजना को नया स्वरूप देने में उनका मुख्य लक्ष्य अपने पिछले काम की सराहना करना था। उसे अपनी सुरक्षा से समझौता किए बिना मशीन की गति की बढ़ी हुई सीमा को समायोजित करना था। सबसे पहले बेस ने पुरानी कवच योजना को हटा दिया और नए के व्यापक स्ट्रोक डिजाइन किए। धातु विज्ञान में उनके ज्ञान ने उन्हें होप्लाइट के कवच प्रणाली में प्रयुक्त मिश्र धातुओं के गुणों का आधुनिक तरीके से लाभ उठाने की अनुमति दी। बहुत बुरी बात यह है कि पुराने कवच को पहले से ही कवच संपीड़न से लाभ हुआ है। एकमात्र चीज जो मैं कर सकता हूं वे है मौजूदा फॉर्मूले को किसी भी मौजूदा प्लेट पर लागू करना है। मीडियम आर्मर ऑप्टिमाइजेशन आई की मदद से उन्होंने स्केच को एक सटीक आकार में परिष्कृत किया। एक बार जब उन्होंने अपना काम मॉडलिंग करना शुरू किया तो उन्हें इस उपकौशल के वास्तविक मूल्य का एहसास हुआ। इससे उन्हें न केवल मेक के कवच को आकार देने के बारे में बेहतर विचार मिले, नहीं, कवच अनुकूलन कौशल का असली मूल्य उसे अधिक उन्नत सिमुलेशन को समझने में मदद करना था। इससे भी अधिक, वह पसंदीदा परिणाम प्राप्त करने के लिए गणितीय मॉडल को भी परिष्कृत कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने अनावश्यक गणनाओं को छोड़कर और कई मॉडलों को एक साथ जोड़कर काफी समय बचाया। वेस ने कवच को क्रमिक रूप से परिष्कृत करके खरीदे गए अतिरिक्त समय का पूरा उपयोग किया। सुधार मामूली थे लेकिन स्वागतयोग्य थे। इससे भी अधिक, उन्होंने दो छोटी खामियां पकड़ी और उन्हें संभावित कमजोर बिंदुओं के रूप में कार्य करने से पहले ही समाप्त कर दिया। अंतिम उत्पाद बेस मॉडल की कवच योजना से काफी भिन्न था। वेस ने मूल रूप से छोटे खंडित प्लेटों के पक्ष में कवच के सबसे बड़े, कठोर हिस्से को तोड़ दिया। इससे प्रभावित हिस्से पर बहुत अधिक सुरक्षा छोड़े बिना कवच का लचीलापन बढ़ गया। चलती भागों की बढ़ती मात्रा के साथ आने वाली कमजोरियों को दूर करने के लिए बेस ने कई महत्वपूर्ण वर्गों को मोटा कर दिया। उन्होंने प्रत्येक संभावित सुदृढ़ीकरण के परिणाम को मॉडलिंग करके इसे न्यूनतम रखा। उन्होंने उन परिवर्तनों को निर्णायक रूप से वापस ले लिया जब इससे शायद ही कोई लाभ हुआ। अब जब उन्होंने मेक के फ्रेम को फिर से डिजाइन करना पूरा कर लिया तो वेस ने अपने वेरिएंट के उपकरण की ओर रुख किया। उसने शाही तलवार को अकेला छोड़ दिया क्योंकि उसके पास यह जानने की विशेषज्ञता का अभाव था कि वह क्या है कर रहा था। वह पहले से ही इसकी वर्तमान विशिष्टताओं से संतुष्ट थे। जहां तक ढाल की बात है, वेस ने अपने सक्रिय सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ाने का अवसर देखा। होप्लाइट को सबसे पहली शिकायत यह मिली कि दबाव डालने पर संवर्धन अक्सर खराब हो जाते हैं। यह 200 साल पुराना प्रयोग है। भले ही मुझे अधिक आधुनिक घटकों का उपयोग करने की अनुमति न हो, फिर भी मैं संवर्धन को मजबूत करने के बहुत सारे तरीके देख सकता हूँ। ऐसा नहीं था कि लिंडहोम कुछ बेहतर जानता था। मेक्स के युग में 200 वर्षों की प्रगति ने तकनीकी क्रांति को जन्म नहीं दिया था। केवल कुछ छोटे स्तरीय आविष्कारों ने हलचल मचा दी। निचले स्तर की प्रौद्योगिकियों में केवल वृद्धिशील सुधार प्राप्त हुए। आयरन स्पिरिट ने वेस को सितारा सीमा को तोड़ने वाले किसी भी नवाचार को पेश करने की अनुमति नहीं दी, जैसा कि उन्होंने अन्यत्र किया। उन्होंने केवल वही अनुकूलन लागू किए जो 200 साल पहले भी हासिल किए जा सकते थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने खुद को स्पष्ट की नकल करने तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने नाजुक घटकों के चारों ओर एक बेहतर शॉक अवशोषक शेल का निर्माण करके संवर्धन को और भी अधिक परिष्कृत करने की मांग की। इससे पहले कि वेस अस्थायी रूप से नवीनतम पुनरावृत्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ मान सके, इसमें काफी मेहनत और परीक्षण करना पड़ा। केवल एक विशेषज्ञ या बहुत अधिक अनुभवी में एक डिजाइनर ही बेहतर काम कर सकता है।
अब जब उसने तलवार और ढाल पर काम पूरा कर लिया तो वेस ने पूरे पैकेज को असंख्य सिमुलेशन के माध्यम से रखा। उन्होंने रेगिस्तान और बर्फीले मैदानों जैसे विभिन्न वातावरणों में इसके प्रदर्शन को मापा। उन्होंने कई अलग अलग सेनाओं के खिलाफ लड़ाई का अनुकरण किया। उन्होंने परीक्षण किया कि द्वंद्व युद्ध के साथ साथ बड़े पैमाने की लड़ाई में भी मेक ने कैसा प्रदर्शन किया। हालांकि सिमुलेशन की अपनी सीमाएं थीं, वे सभी उन कमजोरियों को पकड़ने में उपयोगी साबित हुए जो केवल बहुत विशिष्ट परिस्थितियों में ही दिखाई देती थीं। उदाहरण के लिए, अत्यधिक गर्म वातावरण में मेक ने मेक के बाह के जोड़ों के पास एक विशिष्ट स्थान के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में गर्मी प्रवाहित की। इससे हथियारों का प्रदर्शन खराब हो गया और लेजर जैसी गर्मी आधारित क्षति के प्रति इसकी संवेदनशीलता बढ़ गई। लीक को बंद करने के लिए वेस ने उन खंडों पर आंतरिक संरचना और कवच चढ़ाना को संशोधित किया। हजारों लगभग समान सिमुलेशन के माध्यम से आगे बढ़ने के बाद अंततः वेस के पास पर्याप्त समय था और उसने इसे बंद कर दिया। मैं अपनी 3 सप्ताह की समय सीमा लगभग खत्म करने पर हूँ। इस डिजाइन को पूरा करने का समय आ गया है। वेस को अब तक अपने डिजाइन पर बहुत गर्व था। यह संस्करण कई पहलुओं में मूल होप्लाइट से बेहतर है। इसके स्पेक्स आसानी से उस मानक तक पहुंच गए जो एक अप्रेंटिस में एक डिजाइनर को हासिल करना चाहिए। यदि वह परियोजना को अनौपचारिक तरीके से देखता तो परिणामी डिजाइन केवल 80% ही अच्छा हो सकता था। हालांकि उसे अतिरिक्त 20% प्रदर्शन वृद्धि हासिल करने के लिए बहुत समय बिताने की जरूरत थी। यह समय के लायक था। अब उसे केवल अपने डिजाइन को अंतिम रूप देना था। जरा ठहरिए, मुझे लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ। वेस अचानक रुक गया। वह कई मिनटों तक वहीं खड़ा रहा जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वह एक पुराने दोस्त को भूल गया है। मैं फेस्टिव क्लाउड जेनरेटर के बारे में कैसे भूल सकता हूँ?